हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरहत आईएएस। माई सेल्फ रतन शर्मा और अनुशीलन के इस सीरीज़ में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द गिरमिटिया सिस्टम। गिरमिटिया सिस्टम या दूसरे शब्दों में इसको कहें तो द इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम। तो क्या होता है गिरमिटिया सिस्टम और फिर इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम, इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और अपना स्कोप रखेंगे डिस्कशन का। BPSC मेंस 71st मेंस वी विल डिस्कस दिस थिंग्स इन पर्टिकुलर विथ रेफरेंस टू बिहार और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इन जनरल, क्योंकि इंडिया के लिए जो पॉइंट्स रेलेवेंट होंगे वही बिहार के लिए भी रेलेवेंट होंगे। बट द गिरमिटिया सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। वाई? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पीपल who were transported to different locations across the world, they were from the Bhojpur region और the बिहार region। तो हमारा स्कोप क्या होगा डिस्कशन का इन दिस टॉपिक? फर्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन कि क्या होता है गिरमिटिया सिस्टम और द इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम, इसके बेसिक डिटेल्स, मेन फीचर्स क्या थे इसके, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, ऐसे कौन से सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फैक्टर्स थे दैट गेव राइज टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिस्टमैटिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लेबर्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री और वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, इंडिया से लोगों को कहाँ भेजा जाता था? कैरिबियन में, पैसिफिक में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहाँ पे। तो इट वाज डन ऑन ए मैसिव स्केल और बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से किया गया था। तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो देखेंगे। इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम बिहार, चूँकि BPSC की बात हो रही है तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट रहा बिहार के ऊपर प्रेजेंट टाइम से, इसको रिलेट करके हम पढ़ेंगे। सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस बोथ ऑन इंडिया एंड ऑन बिहार। स्पेसिफिकली विमेन के कंटेक्स्ट में देखेंगे, ये एक डायमेंशन है। देखो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना, आई कीप टेलिंग कि किसी भी टॉपिक को मल्टी डायमेंशनल वे में प्रिपेयर करना है। तो एक तरीका ये है कि आपने गिरमिटिया सिस्टम पढ़ा तो उसका एक डायमेंशन ये है कि विमेन के कॉन्टेक्स्ट में आप उसको पढ़िए। इट कुड बी ए सेपरेट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है। ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट है। इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारा था उस पर क्या इम्पैक्ट रहा, या कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट ने इसको इम्पैक्ट किया, या फिर इस लेबर माइग्रेशन सिस्टम ने कैसे हमारे मूवमेंट को फ्यूल किया। फिर इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा में आपको बता चुका हूँ प्रीवियस सेशन में कि क्या होता है, दोबारा से देख लेंगे। हाउ दिस गिरमिटिया सिस्टम गेव राइज टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एफ्लुएंट एंड रिच डायस्पोरा। डायस्पोरा वही लोग हैं इंडिया के जो किसी दूसरे देशों में सेटल हो गए हैं, उनको कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। देन इस टॉपिक का कंक्लूजन देखेंगे और आंसर राइटिंग के लिए कुछ मॉक क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले एक ब्रीफ मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा तो आपकी थोड़ी रुचि भी आएगी इस इंटरेस्ट में, इस टॉपिक में, सॉरी, और समझ पाओगे। अभी बिहार में इलेक्शंस हैं तो कंसिस्टेंटली, जैसे कि प्रशांत किशोर हैं, तो ही कीप हाईलाइटिंग दिस इशू, इस मसले को वो हाईलाइट करते रहते हैं कि बिहार से बहुत ज़्यादा लेबर माइग्रेशन होता है, लेबर माइग्रेशन होता है। तो ये होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। माई पॉइंट इज़ दैट कि ये जो पैटर्न है बिहार से लेबर माइग्रेशन का, दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग, ये कोई नई चीज़ नहीं है। एंड इट हैज़ गॉट सेंचुरीज ऑफ हिस्ट्री, सदियों का इसका इतिहास है, पीछे 200-300 सालों का। और इसकी कहानी कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होती है, गिरमिटिया सिस्टम से और इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन से, यहीं से शुरू होती है इसकी कहानी। तो इसको डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक को डिटेल्स में। ये एक बार आप लोग देख लेना। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वी विल टेक ओनली 50 स्टूडेंट्स, तो अराउंड 39 और 40 स्टूडेंट्स हम रीच कर चुके हैं और 50 स्टूडेंट में इसको फ्रीज कर देंगे हम। ओके, तो जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं प्रोविजनल आंसर की आपके आ गए हैं, इफ़ आफ्टर द प्रोविजनल आंसर की यू थिंक दैट यू आर राइटिंग मेंस, यू मस्ट ज्वाइन दिस इनिशिएटिव बिकॉज दिस इज़ अ रैंक ओरिएंटेड इनिशिएटिव। मेरा टारगेट इसमें यह है कि इन 50 बच्चों पे जितनी ज़्यादा मेहनत की जा सके और जितने ज़्यादा रैंक्स मुझे मिल सकें, ठीक है। और रैंक बच्चों के लिए तो ठीक है ही, मेरे लिए भी
इन फ्यूचर वो चीज़ एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों पे मेहनत किया जाए, दोज हु आर एक्चुअली राइटिंग द मेंस टेस्ट। इसके टेस्ट नंबर ऑफ़ टेस्ट रिवाइज कर दिए हैं, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था। नाउ वी हैव गॉट द डेट कि मार्च अप्रैल में होगा, तो वी हैव गॉट सफिशिएंट टाइम। तो टेस्ट नंबर इसमें बढ़ा के 19 कर दिया गया है। फर्स्ट टेस्ट अभी ऑन है और इसका रिवाइज शेड्यूल जो है टेस्ट सीरीज़ का आपको जल्दी ही मिल जाएगा। इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन सिस्टम का या गिरमिटिया सिस्टम का। सबसे पहले इस नाम के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये मैं आपको बता दूं। देखो, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही याद हो जाएगा। गिरमिटिया शब्द जो है ना, ये एग्रीमेंट जो वर्ड है इंग्लिश का, इसका एक करप्ट फॉर्म है। करप्ट फॉर्म आप समझते हो? मैं आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। किसी का नाम पप्पू है तो इवेंचुअली वो पपुआ बन जाता है बिहार में, ठीक है ना? ऐसा ही होता है ना। किसी का नाम रवि है तो इवेंचुअली पूरे गांव में शायद ही कोई होगा जो उसको रवि नाम से बुलाता होगा, रविया ही बोलते हैं, ऐसा देखा है। तो अब आप यहाँ चले जाइए 1850 के आसपास, कितनी एजुकेशन या लिटरेसी रेट क्या थी उस समय बिहार की और कितना एक्सपोजर था। अभी किसी को आप ये वर्ड प्रोनाउंस करने बोलेंगे एग्रीमेंट, तो ओबियस है कि वो नहीं बोल पाएगा। वो क्या बोलेगा? ग्रीमेंट। यही ग्रीमेंट बाद में ग्रीमित हो गया और यही ग्रीमित बाद में, जैसा कि पप्पू का पप्पुआ हो जाता है, ग्रीमितिया हो गया। समझ गए? तो ग्रीमितिया का बेसिकली मीनिंग यही है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ये इस वर्ड का मीनिंग है। अब करप्ट फॉर्म समझते हैं ना किसी वर्ड का। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो, आप ये वर्ड आप सभी लोग इससे वाकिफ़ होंगे। ये एक करप्ट फॉर्म है। दिस इज़ नॉट अ ट्रू वर्ड। ट्रू वर्ड क्या है? ट्रू वर्ड इज़ दिस वन, ठीक है, जो सदियों में धीरे धीरे समय के साथ करप्ट हो गया। इसका मतलब आप लोग जानते हैं, लेदर, और इसका मतलब आप लोग जानते हैं, ज्वेल, मतलब ज्वेल ऑफ लेदर। तो जो लेदर का काम करते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था, चर्म हार, जो कि बाद में करप्ट होके ऐसा हो गया। तो ये होता है, तो एग्रीमेंट का ही करप्ट वर्जन है ग्रीमितिया। ये ओरिजिन थी इस वर्ड की। अभी का जो मॉडर्न डे बिहार, एक और मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ जिससे कि आप इस चीज़ को थोड़ी गहराई से आप समझ पाएँ। आप देखो, अगर आप ये समझते हैं कि बिहार इज़ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया, तो इकोनॉमिकली यू आर नॉट साउंड। आपका ये जो है ना फैक्ट एक्यूरेट नहीं है, ये गलत है। बहुत सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स में उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल आर मच लाइक दे आर लैगिंग बिहाइंड द बिहार डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में। बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, चाहे वो आपका जीडीपी हो या चाहे पर कैपिटा इनकम हो, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों पीछे हैं बिहार से। बट स्टिल यू विल फाइंड कि आप इंडिया के किसी भी सिटी में चले जाओ, यू विल फाइंड देयर लेबर माइग्रेंट्स ऑफ बिहार। अच्छा, अभी तो ये टॉपिक मैं आपको हिस्ट्री का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आप इस चीज़ के लिए तैयार रहना कि जो GS1 का सेक्शन 2 है आपका करंट अफेयर, उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार बन सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन की वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो इट कुड बी वेरी गुड क्वेश्चन। क्या? आउटबाउंड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम बिहार। अब इस टॉपिक में क्या आ जाएगा? करंट में मैं कोशिश करूंगा, करंट अफेयर में इसको कवर करवा दूंगा। इसमें क्या आ जाएगा आपका, क्या फैक्टर्स हैं माइग्रेशन के पीछे, क्या पुश और पुल फैक्टर्स हैं, इसका कंसिक्वेंस क्या होता है बिहार की पॉलिटी पे, बिहार की इकोनॉमी पे, बिहार की सोसाइटी पे। तो इसके वेरियस डायमेंशंस आपको इसमें करने होंगे। ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है इस साल का करंट अफेयर के लिए। तो ये तो करंट का पोर्शन हो गया। फ़िलहाल हम इसकी हिस्ट्री को कर रहे हैं, जो कि हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा था कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से क्यों नहीं होता है लेबर माइग्रेशन इतना ज़्यादा,
क्योंकि बिहार हैज़ गॉट हिस्टोरिकल रूट्स, जैसा कि अभी बताया आपको मैंने, 200-300 सालों का इतिहास है बिहार का लेबर माइग्रेशन का। तो पीपल आर कन्वीनियंट, जैसे कि पंजाब में कनाडा जाने का इतिहास है, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही वहाँ पे लोग कनाडा जा रहे थे एज ए सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी, तो वो एक ट्रेंड बन गया। इसी तरीके से बिहार के लोग वाकिफ़ हैं इस चीज़ से कि हम बाहर जा सकते हैं एंड वी कैन इम्प्रूव अवर इकोनॉमिक कंडीशन इवन इफ़ वी आर अनस्किल्ड, इवन इफ़ वी आर अनएजुकेटेड, वी वुड फाइंड वन और अनदर टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसी अपॉर्चुनिटी में, इसी उम्मीद में वो बाहर जाते हैं। ये हो गया दूसरा फैक्टर। अब जो आपका मॉडर्न डे बिहार है, हमारा जो मॉडर्न डे बिहार है, इस बिहार का भी जो भोजपुर रीजन है, देन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जिसको कि पूर्वांचल कहते हैं, आपका मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, ये सब ईस्टर्न यूपी, ये मेन पॉइंट ऑफ ऑरिजिन था आउटबाउंड माइग्रेशन का। तो जाहिर सी बात है यहाँ की डेमोग्राफी को भी चेंज किया इस चीज़ ने, आउटबाउंड लेबर माइग्रेशन ने। अब था क्या और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन। देखो, इसको ना एक कहानी के फॉर्मेट में पढ़ाना मेरा पर्पस नहीं है, क्योंकि कहानी तो आपको याद रह जाएगी, लेकिन आंसर में फिर यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स, कीवर्ड्स, वो आप कहाँ से लेके आओगे। ऐसे बहुत लोग आपको कहानी बता देंगे पूरे आप, लेकिन 1 घंटे का सेशन देखो और 1 घंटे के सेशन के बाद उसी टॉपिक को आप 50 वर्ड्स लिख के देखो आप लिख पा रहे हो कि नहीं, 20 स्टेटमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो वो टाइम वेस्टिंग है वैसा सेशन पूरा का पूरा। ओरिजिन में इसका बैकग्राउंड में क्या है, बैकड्रॉप में देखो 1833 में ना, ये चीज़ें याद करनी है। 1833 में स्लेवरी अबोलिशन एक्ट आता है, कहाँ पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। स्लेवरी अबोलिशन एक्ट वाज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1833। अब इसके बाद क्या होता है कि फॉर्मली दे कैन नॉट इंडक्ट स्लेव्स, लेकिन स्टिल दे नीड लेबर्स। इस टाइम पे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कैसा था, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कैसा था, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एंड डच, दे वर हैविंग लॉट ऑफ कॉलोनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। उनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी, छोटे बड़े तमाम किस्म के देशों को गुलाम बना रखा था, इंडिया भी उसमें से एक था। साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस, ऑलमोस्ट सारा का सारा अफ्रीका, ठीक है, कैरिबियन रीजन, इंडो पैसिफिक में छोटे छोटे आइलैंड्स। तो कहीं पे उनका शुगर कैन प्लांटेशन हो रहा था। क्यों ज़रूरत पड़ी उन्हें इस मैसिव स्केल पे लेबर्स की, कहीं शुगर कैन प्लांटेशन हो रहा है, कहीं कॉफ़ी प्लांटेशन हो रहा है। आज का जो मालदीव्स है या मलेशिया है, देखो मलेशिया में इतने लार्ज स्केल पे जो पाम ऑयल की खेती होती है, ब्रिटिशर्स ने ही तो डेवलप किया है। तो बिना लेबर्स के तो ये हुआ नहीं होगा। आप दार्जिलिंग में जाइए, आसाम में जाइए, या वेस्ट बंगाल के जो रीजन्स हैं जहाँ पे कि आप टी प्लांटेशंस देखते हो, टी प्लांटेशंस। चिकमंगलूर वगैरह आप जाते हैं कर्नाटका में, तो जहाँ पे आप कॉफ़ी प्लांटेशंस देखते हैं। तो ये सारा ब्रिटिशर्स का ही डेवलप किया हुआ है। तो इंडिया में जो डेवलप किया उसके लिए तो इंडिया में उन्हें चीप लेबर्स मिल गए, लेकिन जो अनइनहेबिटेड आइलैंड्स थे, जो अनइनहेबिटेड आइलैंड्स थे, जहाँ पे कि ऐसे द्वीप जहाँ पे कि इंसान हैं ही नहीं, या फिर हैं भी तो कुछ जनजाति हैं, कुछ लोकल एबोरिजिनल्स हैं, ट्राइबल्स हैं, बहुत ही लिस्ट संख्या में हैं, उनसे इतने मैसिव स्केल का आप काम करवा नहीं सकते हो। ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स थे, मॉरिशियस, फिजी, गुआना, ये सब वैसे ही आइलैंड्स थे। तो ओबियस है कि बाहर से ही आप लोगों को लेके आओगे। लेकिन स्लेवरी एवोल्यूशन एक्ट की वजह से स्लेवरी तो अब मना हो चुका है। तब एक नया फॉर्म आया गिरमिटिया सिस्टम का, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स किस चीज़ की तलाश में थे कि उन्हें चीप अल्टरनेटिव चाहिए इसका। अब स्लेव्स को तो वो जैसे चाहें किडनैप करके, पकड़ के, एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके चले जाते थे। लेकिन अब उन्हें कोई ना कोई लीगल फॉर्मेट डिवाइस करना था। तब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम बनाया, जिसमें कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते थे कि आप हमारे साथ इस कंट्री में जाओगे तो हम आपको फला चीज़ें, यू विल गेट दिस फीचर्स, यू विल गेट मेडिकल एड, यू विल गेट हाउसिंग, यू विल गेट दिस अमाउंट ऑफ सैलरी, आपको इतने घंटे काम करने होंगे। ऐसे उसमें कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता था।
अब कितना इस कॉन्ट्रैक्ट को माना जाता था, कितना सिंसियरली फॉलो किया जाता था, ये चीज़ें तो हम आगे देखेंगे। अगर फॉलो किया जाता तो दैट वुड नॉट बी एन एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम ना, तब तो वो एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली चीज़ हो जाएगी। तो मिसलीडिंग प्रोमिसेस किए जाते थे, फॉल्स प्रोमिसेस किए जाते थे, कई केसेस में लोगों को किडनैप करके भी लेके जाया जाता था। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। अब जो बेसिक चीज़ें हैं जो कैरेक्टराइज करती हैं इस सिस्टम को, आपको एक लाइन में अगर लिखना हो तो गिरमिटिया सिस्टम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो क्या था? हार्श एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल अब्यूज़। देखो रेशियल सुप्रीमेसी तो थी ना, जब वो इंडिया में इतना ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे वाइट स्किन पीपल विद द ब्लैक स्किन पीपल इंडियंस के साथ। तो आप सोच के देखो कि जब इनको आप लेके चले जाओगे गुआना और फिजी, जहाँ पे कि इनके पीछे कोई लीडर्स नहीं है, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई बैक एंड सपोर्ट नहीं है, तो फिजिकल अब्यूज़ तो होगा ही। ठीक है, दे वेयर बॉट, खरीदा जाता था उनको, सोल्ड एंड ओवरवर्कड। ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। सिंपल टॉपिक है ये, क्यों हार्श और एक्सप्लॉयटेटिव था। आप इसको समझिए कि आज की डेट में बिहार के जो अनएजुकेटेड यूथ हैं, जो दूसरे स्टेट्स में जाते हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जो जीविका की तलाश में दूसरे दूसरे राज्यों में जाते हैं, बिहार के नए जनरेशन के लोग, वो कई फेस्टिवल्स में, छठ पूजा में, अभी जो रिसेंटली हुआ है दिवाली दशहरा में, उसमें से कई लोग अपने घर नहीं जा पाते, और जाते भी हैं तो कैसे एक इन ह्यूमन कंडीशन में ट्रेनों में ठूस ठूस के जाते हैं। अभी बहुत ऐसे मीडिया में आ रहा था। पॉइंट ये है मेरा कहने का मतलब कि स्टिल इन 2025 इट इज़ सो हार्ड टू रीच होम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जबकि आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने ही देश में हो। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए कंपेयर करके देखिए 1850 के सिचुएशन से। जब आप बिहार से तमिलनाडु में नहीं हो, आप बिहार से फिजी, गुयाना यहाँ पर हो, मॉरिशियस में हो, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में हो, कोई फ़्लाइट नहीं है, कोई ट्रेन नहीं है, जो सफ़र है वो महीनों का है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट वॉज काइंड ऑफ वन वे डील भी कह सकते हो, डील से ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा वन वे जर्नी। तो आपको अगर 3 शब्दों में, आपको देखो ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने अभी डिवाइस किया। वन वे जर्नी, कैसे वन वे जर्नी था? अगर ये वन वे जर्नी नहीं होता तो लोग वहाँ से वापस आते ना, और जब वापस आते तो मॉरिशियस, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो जैसे देश नहीं बसते, जहाँ की कई देश ऐसे हैं जहाँ की आज की डेट में ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी भोजपुरी है, जहाँ की 90% पॉपुलेशन बिहार से ओरिजिन किया है उन्होंने, उनके डिसेंडेंट जैसे कमला प्रसाद बिसेसर है। तो उनके जो ग्रैंडफादर वगैरह थे वो बक्सर डिस्ट्रिक्ट के थे, वो आई भी हैं बिहार में, अपने पैटर्नल मैटरनल उनके जो घर था वहाँ पे गई भी हैं। तो ये आगे आएगा कि कैसे इसने हमारे डायस्पोरा को रिच किया। लेकिन ये तो एंड रिजल्ट है कि मोदी जी आज किसी भी कैरिबियन कंट्री में जाते हैं तो हज़ारों लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं जो हमारी भाषा को समझते हैं, और वो कोरिलेट करते हैं अपने आप को हमसे, क्योंकि यहीं से गए हैं ये। लेकिन ये तो एंड रिजल्ट रहा, इसके पीछे कहानी है सेंचुरीज़ के शोषण की, एक्सप्लॉयटेशन की। जब वो फ्री हुए ब्रिटिशर्स के या फ्रेंच के कॉलोनी से, तब जाके वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके पहले तो सेंचुरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिसमें कि कई पीढ़ियाँ खप गई, है ना, कई जनरेशन्स उनकी चली गई एक्सप्लॉयटेशन में। फीचर्स देख लेते हैं इसके, मेन फीचर्स क्या थे। अब मेन फीचर्स ऑफ गिरमिटिया सिस्टम। ओके, पहला तो ये कि ये सेंट्रली रेगुलाइज था, सेंट्रल रेगुलेशन। देखो कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है, देयर इज़ नो प्राइवेट एजेंसी दैट इज़ टेकिंग पीपल टू अदर कंट्रीज़। इसके पीछे कॉलोनियल गवर्नमेंट है पूरी की पूरी, तो जाहिर सी बात है एक सेंट्रल रेगुलेशन था और बड़े पैमाने पे इसको किया जा रहा था। डिसेप्शन, झूठे प्रलोभन देना। पेरिलियस ट्रैवल, पेरिलियस ट्रैवल का ये मतलब है कि आप 100 लोगों को बिहार के दरभंगा से मॉरिशियस लेके जा रहे हो, तो वहाँ पहुँचने से पहले ही उस शिप में कॉलेरा, टाइफाइड जैसी कोई बीमारी फैल जाएगी और 100 में से 20 लोग ही वहाँ पहुँचेंगे। हाफ ऑफ पीपल विल डाई ऑन द वे। पीनल कंट्रोल्स, मतलब वंस यू
signed the agreement and you went there, you can't leave it in the middle of things. आप बीच में ऐसे छोड़ के वापस नहीं आ सकते. जैसे आज की डेट में जितना आसान है कि आपने किसी फैक्ट्री में जॉब ज्वाइन किया, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा शोषण हो रहा है, आप दूसरे दिन छोड़ दो. देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट यू. बस बट उस समय पे ऐसा नहीं था. अगर आप ड्रॉप करते हो, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करते हो, तो देयर वेर पेनल्टीज फॉर दैट. रिक्रूटमेंट जो होती थी उसमें डिसेप्शन होता था, मैंने बताया. और इसमें क्या होते थे? फॉल्स प्रोमिसेस, मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब किस स्थिति में आपको वहाँ पर रखा जाएगा, आपको अकोमोडेशन कैसा दिया जाएगा, फूड कैसा दिया जाएगा, वेजेस क्या दिए जाएंगे, इसके रिगार्डिंग गलत सूचनाएं दी जाती थी. आपकी वर्क कंडीशन क्या रहेगी, ये प्रॉपरली स्टेट नहीं किया जाता था. कई केसेस में किडनैपिंग के भी इंस्टेंसेस हुए हैं कि किडनैप करके भी लोगों को लेके जाया जाता था. ठीक है. एक दूसरा इसमें जो है फैक्टर, हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, है ना. फीचर्स में ये मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट कैसे होता था. गिव मी अ सेकंड. फीचर्स में मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट कैसे होता था. अब देखते हैं इसमें दूसरा आपका एक टॉपिक है डेस्टिनेशन एंड पोर्ट्स. कहाँ लेके जाते थे और कहाँ से लेके जाते थे. डेस्टिनेशन एंड पोर्ट्स. तो डेस्टिनेशन एंड पोर्ट्स में 1 पॉइंट, ये सब याद रखना है, 1.5 मिलियन. देखो जिस टॉपिक के भी करो ना, जिस भी टॉपिक को आप करो उसको अपने कंप्लीट सेंस में करो, सो दैट कहीं से भी कितना भी ट्विस्ट करके आएगा तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यू शुड राइट वन ऑफ द बेस्ट आंसर. सिर्फ आंसर लिखना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए. यू शुड राइट ए मल्टी डायमेंशनल आंसर जिसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर किए गए हों और बाकी अभ्यर्थियों से, बाकी बच्चों से आपका आंसर बेटर हो. कहाँ लेके जाते थे? 19 ब्रिटिश कॉलोनीज़ में. अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंच और डच कॉलोनीज़ में भी लेके जाते थे इनको. मेन लोकेशंस क्या होते थे, इसको याद करना पड़ेगा आपको. डेस्टिनेशन क्या होता था. ठीक है. अगर आपने बेसिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा. कैरेबियन कंट्रीज लाइक ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, ब्रिटिश गुयाना, सूरीनेम, जमाइका, उसके बाद मॉरिशियस, फिजी, साउथ अफ्रीका. लेकर कहाँ से जाते थे? मेन जो पॉइंट होता था एम्बार्कमेंट का वो होता था कैलकाटा. यही मेजर पोर्ट्स थे उस समय, कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे पोर्ट. मतलब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था पहले कंट्री साइड से, छोटे छोटे विलेजेस से, और फिर यहाँ से इनको डिपोर्ट किया जाता था वहाँ पर. इसमें एक और टर्म है काला पानी का. क्या कर रहे हैं हम? फीचर्स देख रहे हैं गिरमिटिया सिस्टम के. देखो एक पॉइंट हो गया आपका रिक्रूटमेंट, उसमें सब पॉइंट्स मैंने बता दिया. एक हो गया डेस्टिनेशन, उसके सब पॉइंट्स मैंने दे दिए. दूसरा पॉइंट है काला पानी. इसे अक्सर लोग काला पानी के नाम से इस सफ़र को बुलाते थे. क्यों? देखो पहला तो ये मैंने आपको बताया कि डिसीज़ एंड डेथ, डिसीज़ एंड डेथ, कॉलेरा, डिसेंट्री वगैरह से लोग, क्योंकि जानवरों की स्थिति में उन्हें बिल्कुल इनह्यूमन कंडीशंस में लेके जाया जाता था. आप इसको कोट कर सकते हो कि इन मैनी इंस्टेंसेस ओनली 70% ऑफ पीपल रीच द डेस्टिनेशन. 100 लोगों को आप लेके गए यहाँ से, माइग्रेंट लेबर्स को, तो उसमें से 17 ही वहाँ पे ज़िंदा पहुँचते थे. एक बहुत बड़ा टैबू था उस समय पे. टैबू मतलब आप समझते हो ना, एक सामाजिक प्रथा. टैबू मतलब क्या होता है? टैबू कि मंगलवार को आपने चिकन खा लिया, चिकन बिरयानी मंगा लिया आपने मंगलवार को, तो आप भ्रष्ट हो गए. ऐसी चीज़ों को टैबू कहा जाता है. तो एक टैबू ये था कि जब आप इन मतलब समंदर के पार उस समय ट्रैवल करते थे ना, आप गांधी की बायोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है. बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने मेंशन किया है जो बाहर गए थे. राजेंद्र प्रसाद ने मेंशन किया है कि उस समय बाहर जाना मतलब इंडिया के बाहर जाना मतलब लूजिंग कास्ट प्योरिटी.
मतलब अगर कोई ब्राह्मण है वो जॉब की सर्च में बाहर चला गया तो वापस आएगा तो नो बडी इज़ विलिंग टू गिव हिम द ब्राह्मण गर्ल फॉर मैरिज, क्योंकि वो ये मानते थे कि वो बाहर गया है तो ही माइट बी ड्रिंकिंग, ही माइट बी ईटिंग पोर्क एंड बीफ, तो इसका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो चुका है, ही इज़ नो लॉन्गर ए हिंदू। तो लूजिंग कास्ट प्योरिटी ये बहुत बड़ा डर होता था, तो बहुत रिस्क लेके लोग जाते थे। और एक ये भी फैक्टर था कि मोस्ट ऑफ द पीपल, अब ओबियसली कास्ट हैज़ ए मेजर इकोनॉमिक एंगल, कास्ट का एक इकोनॉमिक एंगल है ना, ये तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हायर कास्ट मतलब कि रिच पीपल, लोअर कास्ट अब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ही समझ लो। अगर मैं आपको बोलूँ कि इन बिहार ब्राह्मिन्स एंड हरिजन्स और मुसहर्स आर इक्वली इकोनॉमिक प्रोस्पेरस, तो आप मेरी बात से सहमत होगे? नहीं होगे ना? तो आप क्या कह सकते हो कि कास्ट एक कोरोलरी है, इकोनॉमिक एंगल है इसका इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से। आज की डेट में 2025 में तो 18-19 सेंचुरी में तो ऑब्वियसली होगा ना। तो ये भी एक फैक्टर है कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो ज़्यादा शिकार बने, दे बिकम द विक्टिम ऑफ दिस गिरमिटिया सिस्टम, दे बिकेम द प्राइमरी विक्टिम ऑफ दिस गिरमिटिया सिस्टम। एक और इसमें टर्म है, कॉन्सेप्ट है जहाजी भाई का। जहाजी भाई, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि बिहार के, आप मानिए कि बिहार के 10 लोग हैं, वो ट्रैवल करके गए, फिजी चले गए, गुआना चले गए। अब उन्हें पता है कि हमारी कास्ट प्योरिटी तो अब ख़त्म हो चुकी है ना, हमें कोई अब यादव नहीं मानेगा, हमें कोई राजपूत नहीं मानेगा, क्योंकि अब तो हम 7 समुंदर पार आ गए हैं। ठीक है, वी हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द ओशियंस। तो अब उनके पास बच के आ गया, जो आपस में जो लोग हैं द फेलो लेबरर्स, वही तो बच गए। तो इनमें एक ना बॉन्डिंग डेवलप हो जाती थी। बॉन्डिंग डेवलप, इसको समझो आप ऐसे वगैरह में इस तरीके से डेवलप कर सकते हो थीम। इनमें एक बॉन्डिंग डेवलप हुई, किस चीज़ की? ब्रदरहुड की। आप ऐसे समझिए ना इसको कि बिहार का एक भूमिहार है, वो यादव को देखना नहीं चाहता कि हम सुपीरियर हैं, हम लैंडलॉर्ड हैं, तो हम हमारी गुलामी करो। या एक यादव है, वो अपने से दूसरे कास्ट को नहीं देखना चाहता, वो फिर मूसर को, हरिजन को नहीं देखना चाहता। लेकिन अब एक जहाज़ में, एक शिप में, जहाँ ऐसे शिप में आप बैठे हो जहाँ पे 100 लोग हैं, उसमें से 17 लोग ही पहुँचेंगे डेस्टिनेशन में, बाकी लोगों ने मरना है। ठीक है, अब उसी में एक भूमिहार है और उसी में एक मुसहर है। अब इन दोनों को याद आएगा क्या कि मैं तो भूमिहार हूँ, मैं तो मुसहर हूँ? तो मतलब जो कास्ट डिफरेंस था ना वो इरोड हुआ। इसको बिल्कुल मजाक में नहीं, डिटेल्स में समझना, आप कंक्लूजन समझ जाओगे। कास्ट डिस्टिंक्शन था, जो जो बैरियर्स था कास्ट का, वो इरोड हुआ। क्यों? आपका भूमिहार होना या आपका मुसहर होना इज़ नॉट गोइंग टू रेस्क्यू यू इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आप जहाज़ पे ट्रैप हो और आगे भी जहाँ जाओगे वहाँ भी ट्रैप ही रहोगे, एज लॉन्ग एज यू आर देयर इन द अनदर कंट्री। तो अब लोग अपने जो कास्ट टैबू था उससे बाहर निकल के एक दूसरों को एक्सेप्ट करना शुरू किया। अब फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या था? एथनिसिटी। आप समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लो। ये टर्म आप ऐसे वगैरह में यूज़ कर सकते हो। एथनिसिटी क्या होता है? आप अपने गांव में हैं तो आपकी एथनिसिटी क्या है कि हम इस फलां गांव के हैं, हम रामपुर गांव के हैं। ठीक है, आप उस गांव से बाहर निकलोगे, आपसे कोई पूछेगा पड़ोस के गांव में आप कहाँ से हो, यू विल से एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम रामपुर गांव। अब ये रामपुर विलेज कहाँ है कि मान लेते हैं कि कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ लो, अरवल डिस्ट्रिक्ट में है। ये स्पेलिंग सही है ना अरवल की? अरवल डिस्ट्रिक्ट में है। छोड़ो, गया डिस्ट्रिक्ट में है, आप मान लो ये रामपुर गांव। तो गया डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं भी जाओगे, आपसे कोई पूछेगा आप कहाँ से हो, यू विल इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू विल टेल कि आप रामपुर गांव से हो, गया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, लेकिन आप चले गए पटना गया से, अब आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ से हो, तो आप क्या बोलोगे? रामपुर गांव से हो। तो सामने वाला बोलेगा भैया भले इंसान, ज़िला कौन सा है, किस ज़िले से हो? ठीक है, तो एज लॉन्ग एज यू वर इन योर डिस्ट्रिक्ट, आपकी एथनिसिटी क्या थी? रामपुरिया या फिर रामपुर विलेज से हो। आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर आ गए, अब आपकी एथनिसिटी क्या हो गई? अब आपकी एथनिसिटी गया हो गई। अभी आप दिल्ली में हो, आपसे कोई पूछेगा आप कहाँ से हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं पटना से हूँ। आप ये बोलोगे ना कि मैं बिहार से हूँ। तो जब आप
डिस्ट्रिक्ट से बाहर आ गए, स्टेट से बाहर आ गए, तो अब आपकी एथनिसिटी क्या हो गई? स्टेट। पहले आपकी एथनिसिटी पहचान विलेज थी, फिर आपकी एथनिसिटी डिस्ट्रिक्ट हो गई, अब आपकी एथनिसिटी हो गई राज्य। अब आप चले गए यूके, तो यूके में आपसे कोई पूछेगा आप कहाँ से हो, तो क्या बोलोगे आप? मैं रामपुर से हूँ, या मैं गया से हूँ, या मैं बिहार से हूँ, या दिल्ली से हूँ। नाउ योर एथनिसिटी बिकम इंडियन। ठीक है, ये आपकी एथनिसिटी हो गई। 500 साल के बाद आप मार्स पे चले गए, तो आपसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ से हो, तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम प्लेनेट अर्थ। आपकी ये 500 सालों के बाद होगा। एथनिसिटी आप समझ गए? तो देखो जहाजी एथनिसिटी लोगों की ना चेंज हो गई वहाँ पे। लोग अपने कास्ट आइडेंटिटीज़ को लोगों ने छोड़ दिया, और जो रिस्ट्रिक्शंस थे कि एक साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, आपस में शादी नहीं करेंगे, ये सारे बैरियर्स टूट गए। तो एक मल्टी डाइवर्स या मल्टी कल्चरल ग्रेजुअली द गिरमिटिया सिस्टम gradually the Girmitia system gave rise to a multi-diverse and multicultural society। तो आज का हमारा जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा मतलब कि आप चले गए मॉरिशियस में, तो मॉरिशियस में जितने ऐसे लोग हैं जो अभी पिछले 50 सालों में गए हैं या 10 साल पहले वहाँ पे गए हैं, या ऑल दोज पीपल हुज फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, एनी वन माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार और फ्रॉम इंडिया, वो ऑल दैट कॉन्स्टिट्यूट्स आवर डायस्पोरा, वो हमारा डायस्पोरा बनाते हैं। तो स्पेशलिटी क्या है हमारे डायस्पोरा की कि आज आप वहाँ पर जाओगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि हु इज़ ब्राह्मण, हु इज़ राजपूत, हु इज़ ओबीसी, हु इज़ ईबीसी। दे देमसेल्फ डोंट रिमेंबर देयर आइडेंटिटी। मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्हें खुद को नहीं पता है कि हमारी क्या आइडेंटिटी है, क्योंकि इंटरमिंगलिंग हो गई ना सोसाइटी की, इंटरमिंगलिंग हो गई। कास्ट वास्ट सब छोड़ के उन्होंने आपस में मैट्रिमोनियल रिलेशंस वगैरह बने, तो उनकी अभी एक ही आइडेंटिटी है कि दे ऑल इमर्ज फ्रॉम इंडिया और देयर फॉर फादर्स इमर्ज फ्रॉम इंडिया। जहाजी भाई का कॉन्सेप्ट आप समझ गए, मैं आपको ये समझा रहा था। जहाजी भाई का कॉन्सेप्ट मतलब कि फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड की भावना उनमें डेवलप हुई। एक और इसी का फीचर था कि पीनल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पीनल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया तो क्या होगा? लॉस ऑफ वेजेस, सैलरी काटी जाएगी, फाइन्स इम्पोज किए जाएंगे आपके ऊपर, और जेल भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट। इसको ज़्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं करेंगे। कितना टाइम हुआ है? 33 मिनट्स, है ना। छोटा टॉपिक है तो जल्दी से फिनिश कर देते हैं। फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल थे? देखो क्या है, गिरमिटिया सिस्टम इज़ अ काइंड ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन ही है ना, एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? जॉब वगैरह की तलाश में। तो माइग्रेशन जो है ना, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। आपकी जियोग्राफी की, ह्यूमन जियोग्राफी की बुक है, उसमें आप पढ़ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। माइग्रेशन के हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं। यूपीएससी ने तो पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर प्रीलिम्स में, मैं मेंस के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। छोटा सा उदाहरण इससे इसका एक समझ लो कि एक बार मैं रिक्शे में बैठा 4-5 साल पहले, तो मैंने रिक्शे वाले अंकल से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। आप कहाँ से हो? ही सेड कि मैं बिहार से हूँ। तो हमारे बातचीत का जो निष्कर्ष निकला वो मैं आपको बता देता हूँ। जो निष्कर्ष था वो ये था कि दैट मैन बिलोंग टू दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और दरभंगा में उनके 10 बीघास ऑफ लैंड थे, और वो यहाँ पे क्या कर रहे थे? रिक्शा चला रहे थे, साइकिल रिक्शा। आप मगध रीजन में जाइए बिहार में, वहाँ पे जिस इंसान के 10 बीघे ज़मीन है वो अपने आप को रिच या एफ्लुएंट समझता है। लेकिन दरभंगा का एक इंसान जिसके पास 10 बीघे ज़मीन है, ही इज़ पुलिंग रिक्शा इन दिल्ली। वाई? क्योंकि वो तो 6-7 महीने तो फ्लड में डूबा रहता है, तो उस ज़मीन का कुछ हो नहीं सकता, सिल्टेशन हो जाता होगा, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए वो सूटेबल है नहीं, तो यूज़लेस है। तो देखो ऐसी चीज़ें जो आपको मजबूर करती हैं, मजबूर कैसे लिखते हैं? ऐसी चीज़ें जो आपको मजबूर करती हैं, जो फोर्स करती हैं
आपका जो ओरिजिनल प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वो छोड़ने के लिए, वहाँ से माइग्रेट करने के लिए, वो पुश फैक्टर्स होते हैं। तो पुश फैक्टर्स आर बेसिकली द निगेटिव फैक्टर्स। क्या हो सकता है पुश फैक्टर? भीषण फैमिन या फिर अकाल आ गया, कई सालों तक अकाल है, ये हो सकता है पुश फैक्टर। फ्लड का एग्जांपल मैंने दे दिया, रिक्शे वाले अंकल का, फ्लड हो सकता है एक फैक्टर। वायलेंस हो सकता है। कैसे हो सकता है वायलेंस? क्राइम हो सकता है। कोई एक इंसान है जिसकी 4-5 जवान बेटियां हैं और उनके गांव का माहौल ऐसा हो गया है कि वहाँ दिन रात लोग गुंडे ही घूमते रहते हैं, घर से निकलना मुश्किल है, तो वो क्या करेगा? मजबूरी में अपने बच्चों को वहाँ से बाहर भेज देगा। और दिस इज़ ट्रू, आप इस चीज़ों का भी कहीं लिख नहीं सकते आंसर्स वगैरह में, लेकिन ये सच्चाई है कि बिहार के आधे बच्चे जो एजुकेशन के पर्पज़ से बाहर हैं, उनमें से आधे बच्चों का यही है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है वैसा कि एक 16 साल की 17 साल की लड़की घर से ट्यूशन जा सके, कोचिंग जा सके और आ सके सेफली। क्राइम तो है, ठीक है, खास करके रूरल एरियाज़ में। तो ये भी एक पुश फैक्टर हो सकता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए माइग्रेशन सिर्फ इंसान जॉब के लिए ही नहीं करता है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के लिए ही नहीं करता है, एजुकेशन भी के लिए भी कर सकता है माइग्रेशन। ठीक है, आप यहाँ पे दिल्ली में जो सफदरजंग हॉस्पिटल है वहाँ पे चले जाओ, आप देखोगे कई लोग हैं जो 2-2 साल से वहीं पे फ्लैट लेके रेंट पे रह रहे हैं। उनका कोई यहाँ पे ना जॉब करते हैं ना पढ़ाई करते हैं, उनके घर में कोई बीमार है जिसकी ट्रीटमेंट चल रही है 2 साल से, तो फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। तो वो क्यों? उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटी के चक्कर में उन्होंने माइग्रेट किया। तो देयर कुड बी मल्टीपल फैक्टर्स, इसको अच्छे से समझो माइग्रेशन को। पुश फैक्टर क्या हो गया? निगेटिव फैक्टर्स जो हैं, जैसे फेमिन है, फ्लड है, वायलेंस हो सकता है, क्राइम हो सकता है, और क्या हो सकता है पुश फैक्टर जो आपको मजबूर करे वहाँ से बाहर जाने के लिए? वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। कोई एक दलित है और उसका जो गांव है वो सराउंडेड है कि ब्राह्मण्स वगैरह के गांव से, तो उसे ऐसा लगता हो कि हमारे साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, हम एक डिग्निटी के साथ यहाँ पे नहीं जी सकते, स्वाभिमान के साथ नहीं जी सकते, तो उन्होंने माइग्रेट कर दिया। ये एक रीज़न हो सकता है। अब पुल फैक्टर्स की बात करते हैं। पुल फैक्टर क्या होता है? पुल फैक्टर ना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे आप दरभंगा से हो और आप दिल्ली मूव कर गए, क्यों? क्योंकि आपको आईटी में पढ़ना था और दरभंगा में तो आईटी है नहीं। आप मोतिहारी से हो और आप मुंबई शिफ्ट कर गए, क्यों? क्योंकि आपको फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, वहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का कॉलेज नहीं है, कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो दीज आर पुल फैक्टर्स। अच्छे जॉब की, कोई एक बीटेक है लड़का, तो उसे अगर वो पटना में जॉब करेगा तो उसे 20K की सैलरी मिलेगी। उसे पता है कि सेम जॉब अगर वो दिल्ली में करेगा तो उसे 40K मिल सकता है, तो ही वुड माइग्रेट। तो ऐसे जो चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, वो पुल फैक्टर होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडेंजर्ड लेबर। ठीक है, फैक्टर्स को देख लेते हैं कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। सबसे पहला फैक्टर जो है आपका, दैट इज इकोनॉमिक पुश फैक्टर। इसलिए मैंने आपको पुश और पुल फैक्टर्स बताया। सबसे पहला जो है फैक्टर वो है इकोनॉमिक। हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन। देखो, मैंने सोशियोलॉजी, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी हुआ करता था यूपीएससी में, और मैंने जिन टीचर से पढ़ा था ना, वो एक टॉपिक को ना 10 दिन में पढ़ाते थे, लेकिन वो इतनी डिटेल्स में पढ़ाते थे वो सर। ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग फैकल्टी ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, अभी भी हैं वो, अभी पढ़ाते हैं नहीं पता नहीं मुझे। एक टॉपिक को इतने, जैसे कि उन्होंने एरिस्टोटल पढ़ाया या प्लेटो पढ़ाया, तो 10 डेज़ में पढ़ाएंगे और इतने डिटेल्स में पढ़ाएंगे ना कि एरिस्टोटल के बहाने आपको आधा सिलेबस पढ़ा देंगे। तो आपका इतना डेप्थ इंटरेस्ट हो जाता है। तो मेरा भी पर्पस वही रहता है कि जब मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूँ ना आप लोगों को, तो इतने डिटेल्स में जाऊँ और आपको सोचना सिखाऊँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेंस में ना कितनी रट्टेबाजी आप करके गए हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द डी डे एग्जामिनेशन में। जब आप पेन उठाओगे मेंस के आंसर लिखने के लिए, तो कितनी रट्टेबाजी की है बच्चों, वो आपके काम नहीं आएगा। आपके काम क्या आएगा ना कि वेदर यू नो हाउ टू थिंक और नॉट। आप सोचने की जो प्रक्रिया है वो आपके अंदर डेवलप हुई है या नहीं। अगर वो डेवलप हो गई है तो जितना आपके पास नॉलेज है ऑलरेडी, आप उसी में से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके, पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करके, यू कैन राइट ए वेरी गुड शॉर्ट आंसर, यू कैन राइट ए वेरी गुड लॉन्ग आंसर, एंड यू कैन राइट एन एक्सीलेंट ब्यूटीफुल एसे। एसे का पहला जो है रिकॉर्ड हो चुका है सेशन, आप देखना। इन्हीं चीज़ों का मैंने डिस्कस किया है कि एसे या निबंध किसी बच्चे को कभी पढ़ाया नहीं जा सकता,
सिर्फ ऐसे लिखने का तरीका सिखाया जा सकता है। जो नॉलेज आपको चाहिए ऐसे के लिए वो नहीं पढ़ाया जा सकता, वो आपके पास होती है ऑलरेडी। कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे? पहला इकोनॉमिक पुश फैक्टर, इकोनॉमिक पुश फैक्टर। तो इकोनॉमिक पुश फैक्टर क्या थे? एग्रीकल्चर तो र्यून कर ही चुके थे ब्रिटिशर्स, है ना, दे हैड र्यून्ड द एग्रीकल्चर। फैमिन वाज ए रीअकरिंग फेनोमेना, बार बार आता था, जैसे कि बंगाल का 1770 का फैमिन। अब देखो 1770 में बंगाल में अकाल आया, जिसमें कहते हैं कि मिलियंस में लोगों की डेथ हुई थी, मिलियंस में। आप वो फोटोज़ देखते हो ना कभी कभी इंटरनेट पे, देखते हो कि बच्चे बैठे हुए हैं और गिद्ध और चील उनके बगल में बैठ के वेट कर रहे हैं कि वो कब मरेगा और कब मैं उसको खाऊं। ऐसी फ़ोटोज़ हैं गूगल पे। तो इतना भीषण था वो अकाल 1770 का। और 1833 में अबोलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट आ गया। तो इसकी इमीडिएटली बात, तो इस समय सिचुएशन कैसी होगी बंगाल की? बंगाल मतलब बिहार की, बिहार वॉज ए पार्ट ऑफ बंगाल। तो इसकी वजह से एक नेसेसिटी हो गई, डिक्लाइन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। ये आपने पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में। परमानेंट सेटलमेंट, एग्रेरियन डिस्ट्रेस, ये चीज़ें आप लिख सकते हो। एग्रेरियन डिस्ट्रेस और परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं तो कुत्ते परेशान करेंगे ओबियसली। सोशल कल्चरल पुश फैक्टर्स, ये तो मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक पुश फैक्टर। सोशियो कल्चरल पुश फैक्टर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कास्ट एंड सोशल रिजिडनेस। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, कौन सा एग्जांपल? ये वाला। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट के बेसिस पे, आपको लगता है कि हम स्वाभिमान के साथ यहाँ नहीं जी सकते, तो ये भी कारण बनता है कई लोगों के माइग्रेट करने का। लोग सोचते हैं कि चलो हम बाहर चले जाते हैं, अर्न करके इकोनॉमिकली वेल टू डू हो जाएंगे, फिर शायद ये अपर कास्ट के लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे या हमें एक इक्वल, उस नज़र से, इक्वल भावना से वो हमें देखेंगे। सोशो कल्चरल पुश फैक्टर हो गया, ये पुश फैक्टर था। पुल फैक्टर्स एंड डिसेप्शन, यानी कि प्रलोभन। पुल फैक्टर तो यही हो गया कि भैया फेमीन आया है 1770 में, अब लोगों को रोज़गार चाहिए, सर्वाइवल की बात थी वहाँ पे। लोग, ऐसा नहीं है कि वहाँ गए थे कि हम ईएमआई पे BMW खरीद लेंगे। सर्वाइवल वहाँ पे लोगों का बेसिक था कि हम वहाँ पे जाके अपने घर में इतने पैसे भेज पाएँ कि लोग, हमारी जो फैमिली है उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो सके। पुल फैक्टर्स एंड डिसेप्शन, आप अपने आसपास में, अपने गांव में, अगर आप बिहार के किसी गांव से बिलोंग करते हो ना, आप पता करना, आपको हर गांव में ऐसे 1-2 लोग मिल जाएंगे। आप इतना बुक्स में क्यों जाना है, मैं खुद बता देता हूँ। माई ग्रेट ग्रैंड फादर माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार इन 1931। मेरे खुद के ग्रैंड फादर के फादर। ही फर्स्ट वेंट टू टाटा जमशेदपुर, देन ही वेंट टू भिलाई, that is a town in छत्तीसगढ़, and he permanently settled there and forever we settled there। तो आप देखो कि कैसे एक फैमिली को इम्पैक्ट करती है ये माइग्रेशन। आपके गांव में भी मिल जाएगा आपको, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। चीज़ों को पर्सनल लेवल पे आप रिलेट करके पढ़ो तो चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुल फैक्टर्स मैंने बता दिया, डिसेप्शन बता दिया। डिसेप्शन क्या था? यही प्रलोभन था। पुल फैक्टर एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, अगर उसमें प्रलोभन का तड़का लग जाए। मतलब एक जो इंसान है बिहार का, वो सोच रहा है कि मैं चला जाऊंगा कैरिबियंस में तो मेरे पास इतने पैसे होंगे, $50 होंगे, और ब्रिटिशर्स आपको बता दें कि ना ना 50 तो बहुत कम है, आपके पास $100 होंगे। तो ये डिसेप्शन ही हुआ, ओबियसली वो जाएगा ही। बिहार के हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में और माइग्रेशन फ्रॉम बिहार, मतलब यही गिरमिटिया माइग्रेशन, ये आपका नेक्स्ट सब टॉपिक है, माइग्रेशन फ्रॉम बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यही है कि देखो, ये जो इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम है ना, उसके पहले भी बिहार में
लेबर ट्रेड का था कॉन्सेप्ट, लेबर ट्रेड या स्लेव ट्रेड का था। आप मुगलों के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ सकते हैं कि उस समय लोगों को धर पकड़ करके लोगों की एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे भी मैसिव स्केल पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे लेके जाया जाता था लोगों को। कहने का मतलब ये है कि पीपल वेर यूज टू, जिस गांव से आज तक किसी गांव से कोई इंसान बाहर गया ही नहीं है, वहाँ से 10 लोग बाहर जाने के पहले सोचेंगे पता नहीं कैसी हर्ष सिचुएशन होगी, एक्सप्लॉयटेशन होगी। लेकिन जिस गांव से जा चुके हैं लोग, 50 लोग ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं, फिर वहाँ पे वो सिलसिला बन जाता है। अरे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बिहार के एक गांव से एक बच्चा कोटा चला जाता है आईआईटी की तैयारी करने, तो पीछे पीछे 20 बच्चे और चले जाते हैं अगले 5 सालों में। बिहार के एक गाँव का एक बच्चा मुखर्जी नगर चला जाता है यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करने, और अगर वो सेलेक्ट हो गया इन केस, तो 20 नहीं फिर 50 बच्चे उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। आप जाइए मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार, कटवरिया सराय, बेर सराय, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, ये सब क्या है? सब मिनी बिहार है। दिल्ली के जो इलाके हैं ये मिनी बिहार है। और लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर तो मेजर बिहार है, वो पूरा बिहार ही है। इसके पीछे फैक्टर क्या है? पीपल आर यूज टू माइग्रेट। अभी हम इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के ये भी माइग्रेंट्स ही हैं। आप माइग्रेंट लेबर्स नहीं हो, बट स्टिल यू आर ए माइग्रेंट। आप पलायन करके ही आए हो। ओके, तो सिलसिला कैसे बनता है? हाउ इट बिकेम ए चेन ऑफ माइग्रेशन, ये आप कोटा के और मुखर्जी नगर के एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में हो गया ये। नेक्स्ट टॉपिक से ना थोड़ा सा और ब्रीफ रखेंगे, टू द पॉइंट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं। जियोग्राफिकल ओरिजिन, जियोग्राफिकल ओरिजिन ये इंट्रो में हमने थोड़ा सा देख लिया था। वेस्टर्न बिहार, वेस्टर्न बिहार, पश्चिमी बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, मतलब कि पूर्वांचल, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। इसमें आप ये वर्ड मेंशन कर सकते हो कि पीपल वेयर हायर्ड एज ए माइग्रेंट लेबरर्स। वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ हिल कूलीज। ये वर्ड आप ध्यान रखना, हिल कूलीज। हिल कूलीज क्या होता है? आप वैष्णो देवी कभी जाओगे या उत्तराखंड में हरिद्वार वगैरह जाओगे तो वहाँ कुछ लोकल लोग होते हैं, वहाँ के यंग लड़के होते हैं, उनके पास घोड़े, गधे या खच्चर होते हैं, और आपका सामान और कई बारी इंसानों को भी, लेडीज़ वगैरह को भी, जिनको कोई प्रॉब्लम है वो चल वल नहीं सकती, तो उनको पहाड़ों पर चढ़ने में हेल्प करते हैं। these people were called hill coolies, and people from one region, specifically the छोटा नागपुर रीजन, छोटा नागपुर प्लेटू है ना जो आपका झारखंड का, इस रीजन से हिल कूलीज को रिक्रूट किया जाता था बहुत लार्ज संख्या में। अब इसका बिहार पे इकोनॉमिक इम्पेटस क्या हुआ? इकोनॉमिक इम्पेटस और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिहार। देखो, बिहार के ज़्यादातर लोग जो थे वो ट्रेडिशनल हैंड स्पिनिंग जो कॉटेज इंडस्ट्री होता है, या फिर वीविंग, जुलाहों की एक अच्छी खासी अभी भी है बिहार में, एक अच्छी खासी आबादी है। एक तो ये लोग हैं। दूसरा, परमानेंट सेटलमेंट के बाद, आफ्टर परमानेंट सेटलमेंट, कई लोगों की जो परंपरागत खेती बाड़ी होती है ना, ट्रेडिशनल फार्मिंग, वो छूट गई थी। गेव राइज टू लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। अब इन्हें भी कोई रोज़गार चाहिए था। दे टू वेयर एक्सप्लोरिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो टोटली जो बैकग्राउंड था बिहार में, वो एक फ्रस्ट्रेटेड एंड फॉरलॉर्न ग्रुप का था, जिनकी की जॉब छूट चुकी थी, जो जॉब के या रोज़गार के तलाश में थे। अब बिहार पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ? देखो, पहला तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ रेमिटेंस का। रेमिटेंस आपको अभी पता है क्या होता है? रेमिटेंस हमने नेपाल वाले टॉपिक में अच्छे से किया था ना। कोई बिहार का लड़का अमेरिका चला गया और अमेरिका से पैसे कमा के जो भेजता है इंडिया में, उसको कहते हैं रेमिटेंस। तो जो बिहारी माइग्रेंट्स रेमिटेंस
भेजते थे, है ना, दैट बिकेम मेजर फैक्टर इन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वहाँ के लोगों की। अब प्रोस्पेरिटी का ये मतलब नहीं है कि वो एफ्लुएंट हो गए, अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ना। कल तक जिसके पास खाने को नहीं था, आज उसे खाने के बारे में नहीं सोचना है, उसे छत और कपड़े के बारे में नहीं सोचना है, तो दैट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो आज का हमारा जो मॉडर्न रूरल इकोनॉमी है बिहार का, मॉडर्न रूरल इकोनॉमी है, उसमें जो आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है बिहार की, उसमें गिरमिटिया सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आप सोच के देखो कि उस समय जो लोग भी माइग्रेट हुए, वो एक दो में 100-200 में नहीं माइग्रेट हुए, दे माइग्रेटेड इन थाउजेंड्स, इन लैक्स, इन मिलियंस। तो उनका जो योगदान रहा, जो भी पैसे, द मनी दे यूज टू सेंड फ्रॉम देयर कंट्री टू देयर नेटिव प्लेस, अगर ऐसा नहीं होता तो सोचो मिलियंस ऑफ पीपल हैव पेरिस्ड, स्टारवेशन या भूखमरी से मर जाते कई सारे लोग, जैसा कि बंगाल में हुआ था, बंगाल के फैमिन में। एक तो इकोनॉमिक रेमिटेंसेस ने मेजर रोल प्ले किया। दूसरा फैक्टर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बिहार पे क्या इम्पैक्ट रहा, ये पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट किसका, गिरमिटिया सिस्टम का बिहार पे क्या इम्पैक्ट रहा। ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम और गिरमिटिया सिस्टम ऑन द सोसाइटी ऑफ बिहार। तो जेंडर लेबर शिफ्ट, अब देखो 7 समंदर पार जा रहे हैं लोग, तो ऑब्वियस है ना कि जो मेजोरिटी होगा वो मेल्स का होगा, मेल वर्कर्स का होगा। तो पीछे कौन रह गया, महिलाएं, फीमेल्स जो थी वो विलेजेस में रह गई। तो इनकी फिर डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, घर तो संभालना ही है, अब उनके घर में जो मेल गार्जियन है वो नहीं है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है इनको। तीसरा, बिहार पे क्या इम्पैक्ट रहा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हिस्टोरिकल लीगेसी। हिस्टोरिकल लीगेसी आप समझते हो, हिस्टोरिकल लीगेसी का ये मतलब होता है, अब हिस्टोरिकल लीगेसी को समझिए, एक लाइन में आपको समझा देता हूँ कि आपके सिस्टर के फादर इन लॉ के भतीजे के वाइफ के जीजा के किसी के साले ने यूपीएससी कर लिया, या 40-50 साल पहले आपके परिवार में किसी ने यूपीएससी किया होगा और आप 10th क्लास में फर्स्ट आ गए, तो बस आपको अगला बलि का बकरा बना दिया गया कि अब ये करेगा यूपीएससी या ये बनेगा एसडीएम। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल लेगेसी। बिहार में जो 90% एस्पिरेंट्स हैं ना, आप उनसे बात करोगे तो यू विल गेट टू नो, आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली में कोई ना कोई था जिसने प्रिपरेशन किया और वो सिलेक्ट हो गया, दैट बिकेम ए मोटिवेटिंग फैक्टर एंड ए हिस्टोरिकल लेगेसी। जो भी नेम फेम उन्होंने अर्न किया सिलेक्शन के बाद, सेम यही चीज़ आईटी के फील्ड में भी है। एक बच्चा कोटा चला गया, वो आईटी में चला गया, सेलेक्ट हो गया, तो पीछे पीछे आधा गाँव ही जितने जवान लड़के थे 12th पास किया, सभी कोटा पहुँच गए। इसको कहते हैं हिस्टोरिकल लेगेसी। भेड़ चाल भी आप कह सकते हो अच्छे शब्दों में, वैसे इसको हिस्टोरिकल लेगेसी कहा जाता है। तो जो लेबर माइग्रेशन है ना बिहार का, लेबर माइग्रेशन को वन ऑफ द पुल फैक्टर इवन इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट इज हिस्टोरिकल लेगेसी। हिस्टोरिकल लेगेसी होता है ना, अब तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, लोग बीटेक करते हैं सीधा सिलिकॉन वैली, तो तमिलनाडु का बच्चा आईएएस की तैयारी नहीं करना चाहता। आप 10th क्लास के तमिलनाडु के बच्चे से पूछो कि आप क्या करोगे ग्रेजुएशन के बाद, वो बोलेगा मेरे को सिलिकॉन वैली में जाना है, यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, उसको नहीं करना यूपीएससी, क्योंकि उनके गांव का, उनके सोसाइटी का हिस्टोरिकल लेगेसी वही है। हमारे बिहार का हिस्टोरिकल लेगेसी यही है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन। सोशियो इकोनॉमिक क्या कंसिक्वेंसेस रहे इसके, सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस क्या रहे। पहला, लाइफ ऑन प्लांटेशंस, जहाँ पे ये प्लांटेशंस होते थे, हज़ारों एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे गन्ने की खेती हो रही है, शुगर कैन प्लांटेशन, तो वहीं पे कॉलोनीज छोटी छोटी झुग्गियाँ टाइप की बना दी जाती थी, जिसे हम कहते थे वुडन बैरक्स।
और स्लेव क्वार्टर्स, यहीं पे ये लोग रहते थे। ऑन द स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब क्या होता है भाई? स्टेट्स का मतलब समझते हो आप? बिहार की भाषा में टाल होता है ना आपका, टाल, जहाँ दूर दूर तो खेत ही खेत दिखाई देते हैं, वही है आपका स्टेट एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। रेजिलियंस एंड एडोप्टेशन, हम देखो धीरे धीरे क्या हो गया ना, पीपल बिकम रेजिलियंट, उन्होंने चीज़ों को एडॉप्ट करना शुरू कर दिया और उसी भीषण परिस्थिति में कैसे एक बेहतर ज़िंदगी जी जा सकती है, लोग धीरे धीरे यूज टू हो गए उसके। धीरे धीरे उनकी भी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ी और इवेंचुअली दीज कॉलोनीज बिकम फ्री। और जैसे ही वो कॉलोनीज फ्री हुई तो जो लोग वहाँ पे 50 साल से 100 साल से रह रहे थे तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिला और वो प्रोस्पेरस हो गए। आज की डेट में आप मॉरिशियस में जाइए, एक इंसान से बात करिए जिसके दादा परदादा कोई बिहार से माइग्रेट होकर गए थे, यू विल नॉट बिलीव कि वो बिहार का है। लैंग्वेज, उनका जो भी बेसिक एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी बिहार से रिजेंबल नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है। तो ये सब कैसे हुआ? अडॉप्ट किया समय के साथ, उन्होंने एडेप्टेशन के साथ हुआ। और फिर क्या हुआ, उन्होंने कल्चर को भी प्रिजर्व किया। ये बहुत काबिल तारीफ़ की मतलब वाली बात है, दिस शुड बी अप्रिशिएटेड, कि बिहार के जो लोग हैं जिद्दी होते हैं, वो यहाँ से फिजी मॉरिशियस वगैरह चले गए, वहाँ सेटल हो गए, 3 पीढ़ियाँ निकल गई, बट स्टिल दे प्रिजर्व देयर कल्चर, अपने कल्चर को लूज़ नहीं किया उन्होंने, चाहे उनकी लैंग्वेज हो, भाषा हो, ठीक है, ड्रेस हो, मतलब कि अटायर या जो भी बोलिए आप इसको। भाषा के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली भोजपुरी और रिलीजियस ट्रेडिशंस जैसे कि होली, आप वहाँ पे भी जाओगे तो आपको लोग मिलेंगे फगवा गाते हुए होली में। ओके, मॉरिशस में भी, फिजी में भी, गुआना में भी, दिवाली, ये चीज़ें आप लिख सकते हो कि कल्चरल एलिमेंट्स को उन्होंने प्रिजर्व किया। फिर चौटाल जैसा जो म्यूज़िक है, इसको भी प्रिजर्व करके रखा उन्होंने इतनी सेंचुरीज तक। फिजी का ऑफिशियल लैंग्वेज है भोजपुरी, याद रखना। किसका? फिजी का। गिरमिटिया वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसे भी आएगा, तो हाउ दे प्रिजर्व देयर कल्चर, दिस वुड बी प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। फिजी का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो भोजपुरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इमरजेंस ऑफ न्यू कम्युनिटीज़। हम देखो स्टार्टिंग से मैंने सारी कहानी आपको बता दी कि लोग पहले क्या थे। पहले तो कास्ट टेबू था कि वहाँ पे चले जाएंगे तो हम ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं। पहले धर्म वाली बात थी कि हम विधर्मी हो जाएंगे, ठीक है, वी विल लूज़ द कास्ट प्योरिटी। उसके बाद क्या आया, अब आप एक सिचुएशन में फंस गए। अब एक कुएं में 3 लोग गिर जाएं तो वहाँ थोड़ी ना कोई पूछेगा एक दूसरे से कि आप किस कास्ट के हो। लोग तो यही बोलेंगे कि तीनों एक दूसरे की मदद करके कैसे कुएं से बाहर निकले। तो इमरजेंस ऑफ न्यू कम्युनिटीज़, अब ये कैसी थी? जो नई कम्युनिटीज़ इमर्ज हुआ वो कैसा था? ब्रोक द कास्ट बैरियर्स। अब ऐसा नहीं है कि इस कास्ट की शादी इसी कास्ट में होगी, क्योंकि वहाँ पे जो अवेलेबल है ऑप्शंस उसी में तो करोगे आप, ठीक है। गुआना में अपने गोत्र का भूमिहार कहाँ ढूंढोगे, या फिजी में सो वो वाली चीज़ है। दे ब्रोक द कास्ट बाउंड्रीज, दिस लेड टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इंडियन सोशल ग्रुप्स एंड ए कॉमन, एक नई जो आइडेंटिटी इमर्ज हुई, इमरजेंस ऑफ न्यू आइडेंटिटी, ये तो हमारा टॉपिक ही है। कैसी आइडेंटिटी इमर्ज हुई? कॉमन इंडो कैरिबियन और इंडो अफ्रीकन आइडेंटिटी। एक चीज़ जो मिस हो गया वो आप ध्यान रखना कि सिर्फ इंडियंस ही नहीं थे जो माइग्रेट होकर वहाँ पे जा रहे थे। इसका उदाहरण ऐसे समझिए कि फिजी का एक कोई स्टेट है, स्टेट मैंने अभी आपको बताया कोई 100 एकड़ का कोई प्लांटेशन है शुगर केन का, तो वहाँ पे कई लोगों को रखा गया है। कहाँ पे? स्लेव क्वार्टर्स में। तो जिन लोगों को रखा गया है वहाँ काम करने के लिए स्लेव क्वार्टर्स में, वहाँ पे कौन से लोग हैं? इंडियंस भी हैं और अफ्रीकन्स भी हैं, और कई सालों तक पूरा पूरा जीवन वो एक साथ रह जाते हैं एक जगह पे। तो इससे क्या इमर्ज होगा? एक इंडो अफ्रीकन आइडेंटिटी इमर्ज होगा। अफ्रीका के जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं उसके बारे में इंडियंस को जानकारी हो जाएगी, इंडिया के छठ पूजा वगैरह के बारे में अफ्रीकन्स को जानकारी हो जाएगी। तो कि दोनों के अमलगमेशन से कैसे होगा? एक इंडो अफ्रीकन आइडेंटिटी इमर्ज हुई और एक इंडो कैरिबियन आइडेंटिटी, क्योंकि कैरिबिया में
पहले से भी तो कुछ लोग थे, तो उनके अपने भी लोकल कल्चर्स थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नई देखो कास्ट बैरियर तोड़ दिया, एक कॉमन आइडेंटिटी इमर्ज हुई। अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा बात करते हैं। पीपल स्टार्टेड परचेजिंग लैंड, परचेजिंग लैंड, स्टैब्लिशिंग बिजनेस। बिहार का कोई लड़का सूरत में या पानीपत में जाता है कमाने, अनएजुकेटेड लड़का जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप देखोगे कि 10 साल 20 साल वहाँ जॉब कर लेता है, तो छोटा सा ही सही, सस्ता ही सही, लेकिन ही वुड परचेज इवेंचुअली लैंड देयर, और वहीं पे सेटल हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ उस समय भी। जो लोग गए थे गिरमिटिया सिस्टम के तहत, धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटीज़ बढ़ी, दे स्टार्टेड परचेसिंग लैंड एंड एस्टेब्लिशिंग बिजनेस। उसी में से कुछ लोगों का बिजनेस सक्सेसफुल हो गया, और टुडे दे आर मिलियनर्स बिलियनर्स, वो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं उन कंट्रीज़ के। महिलाओं की बात कर लेते हैं, सेपरेट टॉपिक, वुमेन इन इंडेंचर सिस्टम। अब देखो वीमेन के कॉन्टेक्स्ट में उन महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं जो यहीं रह गई गांव में, उनका तो मैंने बता दिया। जो वुमेन्स गई एज लेबरर्स इन कंट्रीज़ में, उनकी बात कर रहे हैं। पहला तो रिक्रूटमेंट रेशियो, संख्या कितनी होती थी ऐसे महिलाओं की। ऑफिशियल पॉलिसी उन्होंने बना रखी थी 14 वीमेन पर 100 मैन। क्यों बना रखा होगा आप खुद सोचो। सिर्फ इंसानों को, मतलब कि सिर्फ आदमियों को लेके चले जाएंगे तो वो तो 2 साल 3 साल बाद भाग ही जाएगा वहाँ से, है ना, क्योंकि उसे फैमिली स्टार्ट करना है, सेटल होना है। तो दिस रेशियो वॉज मेंटेन्ड सो दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली कुड इमर्ज देयर, वहाँ पे फैमिली से इमर्ज हो सके और लोग वहीं पे परमानेंटली सेटल हो जाएं। वापस आने का उनका जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो ख़त्म हो जाए। एक रिक्रूटमेंट रेशियो, दूसरा इसमें ना डुअल एक्सप्लॉयटेशन। देखो महिलाओं के साथ ये तो है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करिए, ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट में विमेंस और गर्ल्स आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू डुअल एक्सप्लॉयटेशन एज कम्पेयर टू मैन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता था, उनके ऊपर डुअल बर्डन रहता था। एक तो काम का जो बर्डन है वो तो है ही, दूसरा क्या था, दे वी आर सब्जेक्टेड टू फिजिकल एंड सेक्सुअल एब्यूज़। इनका, इन महिलाओं का ये, दे वेर वल्नरेबल टू फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज, हु द वीमेन हु वर पार्ट ऑफ दिस गिरमिटिया सिस्टम। एक और एस्टोनिशिंग फैक्टर, दे ऑफन गेट लेस वेजेस कंपेयर टू मैन, मतलब मेल जो थे उनसे राशन हाफ मिलता था उनको, हाफ राशंस, दे विल गेट हाफ राशंस। सेक्सुअल वल्नरेबिलिटी एंड वायलेंस, ये मैंने बता दिया, सेक्सुअल अब्यूज और वायलेंस है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जो इस टॉपिक का है वो है गिरमिटिया सिस्टम एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला सब पॉइंट आप इसमें आपको जो पढ़ना है या लिखना है, इंटरनल रेसिस्टेंस। जितनी मैंने आपको एक्सप्लॉयटेशन की कहानी बताई, ऐसा तो नहीं है ना कि वो चुपचाप एक्सप्लॉयटेशन बर्दाश्त करते रहेंगे। इवेंचुअली एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ही, रेसिस्टेंस होगा ही। वेयर एवर देयर इज़ एक्सप्लॉयटेशन देयर वुड बी रेसिस्टेंस, टुडे और टुमारो। जहाँ भी शोषण हो रहा है वहाँ पे विद्रोह होगा, आज हो या कल हो, हिंसक हो या हिंसक हो, लेकिन वो होगा। तो इसका जो एग्जांपल है, एक एग्जांपल तो ये था कि स्ट्राइक्स वगैरह होते रहते थे इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल पे, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल पे। जैसे मंगल पांडे ने गोली मार दी, वो क्या था, इंडिविजुअल लेवल पे विद्रोह था। वो तो गोली मार के चले गए, उन्हें थोड़ी पता था कि बाद में मास मूवमेंट बनेगा। कलेक्टिव लेवल पे भी होता है, जैसे गांधी का सत्याग्रह था चंपारण का, ठीक है, कलेक्टिव लेवल पे। इसके एग्जांपल में आप ये लिख सकते हो कि नेटल मतलब वही साउथ अफ्रीका, 1913 में विद्रोह हुआ। फिजी में 1886 में हुआ। दूसरा, गांधी जी का इंटरवेंशन।
गांधी जी का करियर ही जो स्टार्ट होता है ना, ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, गांधी तो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है ही। गांधी जी का द करियर ऑफ गांधी स्टार्टेड इन द रूट ऑफ द करियर ऑफ गांधी लाइज द गिरमिटिया सिस्टम। अगर गिरमिटिया सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे इंडेंजर्ड लेबर्स नहीं होते, तो क्या पता गांधी इस फील्ड में आते ही नहीं, है ना। तो जो साउथ अफ्रीका में था, गांधी ने जहाँ पे इंटरवेन किया, जो 3 पाउंड टैक्स का वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, जो माइग्रेंट लेबर से लिया जाता था 3 पाउंड का टैक्स, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह किया। कब? 1913 में। देखो उसके बाद तो इंडिया ही आ गए थे ना। कब आए थे इंडिया? 1915 में ना। 1915 में तो इंडिया ही आ गए थे, और 1917 में आपका चंपारण हो गया था। तो उनका करियर यहीं से स्टार्ट होता है, 1913 से। और इस सत्याग्रह का रिजल्ट क्या रहा? इंडियन रिलीफ एक्ट। इंडियन रिलीफ एक्ट कौन सा? 1914 का। तो गांधी का इंटरवेंशन और इंटरनल रेसिस्टेंस, ये तो बैकग्राउंड हो गया। गांधी का इंटरवेंशन जिसने कि ग्लोबली हाईलाइट किया इस टॉपिक को, और नेशनलिस्टिक प्रेशर्स भी तो होते थे। हमारे देश के जो उसमें सीनियर लीडर्स थे ना, जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए या रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, और उसके पहले के भी जो लोग थे, इवन राजा राम मोहन रॉय, ये लोग दे कंसिस्टेंटली यूज टू रेज दिस इशू, क्योंकि उन्हें दिखता था कि यहाँ से लोगों को जानवरों की तरह लेके जाया जा रहा है, इनह्यूमन कंडीशन में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो दे कीप रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट दिस एक्सप्लोटेटिव सिस्टम। तो जो ब्रिटिशर्स थे, ये कर कौन रहा था? ब्रिटिश रेजिम कर रही थी। तो देयर वर ऑलवेज ए नेशनलिस्टिक प्रेशर अगेंस्ट दिस सिस्टम। और फाइनली क्या हुआ? इसको 1917 में इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। ये जो एक्सप्लोटेटिव सिस्टम था, ये ख़त्म कैसे हुआ? 1917 में एक कानून बना, एबोलिशन। देखो इतने जितने फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये सब प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। आखिरी में वन लाइनर नहीं रटना होता है, चीज़ों को सब्जेक्टिवली आप पढ़ोगे ना, तो आधा आपका प्रीलिम्स का तैयारी, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आधी तो ऐसे ही हो जाती है आपकी। 1917 में एक कानून बना, एबोलिशन ऑफ इंडेंजर्ड शिप, और एबोलिश कर दिया गया इस गिरमिटिया सिस्टम को। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। इसको आईआर से थोड़ा सा रिलेट करके आप समझो। इंडियाज डायस्पोरा, इंडियाज डायस्पोरा एंड इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम, शॉर्ट में लिख देता हूँ। डायस्पोरा का मतलब जिन लोगों को नहीं पता है, जिन्होंने नेपाल वाला नहीं देखा था सेशन, उन्हें बता दूं। डायस्पोरा अभी बताया है मैंने क्या होता है। किसी भी दूसरी कंट्री में इंडिया के जितने लोग हैं, इंडियन ओरिजिन, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब चाहे वो पिछले साल ही उस कंट्री में शिफ्ट हुआ हो, चाहे 200 साल पहले उसके पूर्वज शिफ्ट हुए हो, दे ऑल आर आवर डायस्पोरा। पहचान कैसे होती है इन लोगों की डायस्पोरा की? दे शेयर अवर कल्चर, हमारा कल्चर शेयर करते हैं, लैंग्वेज, हिस्ट्री या फिर ओरिजिन, ठीक है, और नेशनल आइडेंटिटी। कई लोग तो सिटीजनशिप भी रखते हैं। तो ये हमारा डायस्पोरा है। ऐसे जितने लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडियन डायस्पोरा इन ऑस्ट्रेलिया। ऐसे जितने लोग कनाडा में हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा, दैट इज़ डायस्पोरा। और आईआर में ना, इंटरनेशनल रिलेशन में डायस्पोरा प्लेज अ मेजर रोल। कैसा मेजर रोल प्ले करता है? देखो अभी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर, लेकिन ट्रंप में कितने इंडियंस रहते हैं, ये सॉरी यूएसए में कितने इंडियंस रहते हैं? लाखों में रहते हैं। एंड दे आर नॉट माइग्रेंट लेबरर्स, दे आर इन द लीडिंग पोजीशंस। वहाँ की गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स में कई इंडियंस रहते हैं। तो जब आप इंडिया के अगेंस्ट पॉलिसी बनाओगे ना, तो यू विल गेट ए बैकलैश फ्रॉम द इंडियंस हु आर सिटिंग इन द अमेरिका। वाई? बिकॉज दे आर आवर डायस्पोरा। तो किसी भी कंट्री की एक फॉरेन पॉलिसी में उसका जो डायस्पोरा है बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और इस चीज़ का मोदी जी को बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जिस भी कंट्री में जाते हैं ना, ऑलवेज ही विल गेट थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ पीपल हु शेयर अवर कल्चर, हु आर बेसिकली अवर डायस्पोरा। तो इसको अब लिंक करने की ज़रूरत तो है नहीं। डायस्पोरा बना कैसे आप जानते हो? इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम से ही तो डायस्पोरा बना। लोग वहाँ पे गए और सेटल हो गए। तो ग्लोबल स्प्रेड, इंडिया इज़ वन कंट्री, आप बोल सकते हो, दैट हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि ऐसा शायद ही कोई देश है
जिनके लोग आप किसी भी देश में जाओ तो वहाँ पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी। इंडियन पीपल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। अब गिरमिटिया सिस्टम का पार्ट कितने लोग बने? अराउंड 2 मिलियन पीपल, मतलब कि 20 लाख। और वो स्कैटर्ड हो गए, किसी एक कंट्री में नहीं थे। साउथ एशिया में, कैरिबिया में, मॉरिशियस में, फिजी में, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। एंड दे लेड परमानेंट फाउंडेशन फॉर न्यू कम्युनिटीज़। आज के डेट में कोई मॉरिशस जाएगा तो ही विल नॉट फील वो वाली फीलिंग जो 1850 में कोई गया होगा तो जिसने फील किया होगा। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ पे जो बेडरॉक है ना, जो फाउंडेशन है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। वहाँ पे आपको हमारा कल्चर सब कुछ मिलेगा, राइट्स वगैरह। प्रोमिनेंस इसका देखेंगे, एंड लीगेसी। अब ये जो लेबरर्स थे, जो कि आप सोचो कि फॉर एग्जांपल कमला प्रसाद बिसेसर की ही बात कर लेते हैं। कमला प्रसाद बिसेसर, जब इनके दादा परदादा, ग्रेट पेरेंट्स और ग्रेट ग्रेट पेरेंट्स जब गए होंगे वहाँ पे, तो उनके सामने क्या चैलेंज होगा कि पता नहीं वो जिंदा पहुँचेंगे भी कि नहीं पहुँचेंगे वहाँ पे। लेकिन 2-3 पीढ़ी के बाद देखो, शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी है, शी इज़ द हेड ऑफ द कंट्री ना। तो सिर्फ इनकी बात नहीं है, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर देयर हु आर इन प्रोमिनेंट पोजिशंस। तो फाउंडेशन किन लोगों ने बना के दिया? जो लोग सेक्रीफाइस किया, जिन लोगों ने, जो लोग 19th सेंचुरी में, इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जो लोग गए, उन्होंने ही फाउंडेशन बना के दिया। और आज की डेट में हमारी डायस्पोरा कितनी है? 2 मिलियन लोग गए थे, और टुडे आवर डायस्पोरा इज़ 32 मिलियन। ठीक है, आगे करते हैं इसको। आज की डेट में जो इंडिया की डायस्पोरा है वो 32 मिलियंस की है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस कि वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायस्पोरा। ये इसका PDF है जो पोर्टल पे डाल दिया है मैंने। देखो, एक तो स्ट्रेटेजिक एसेट तो है ही हमारे लिए, हमारा जो डायस्पोरा है। एग्जांपल दिया मैंने ट्रंप का, कि कोई भी कंट्री जहाँ पे कि हमारा सिग्निफिकेंट डायस्पोरा है, दैट कंट्री कैन नॉट अफोर्ड टू स्पॉइल रिलेशंस विद अस। उन्हें हमसे अच्छे रिलेशंस बना के रखने पड़ेंगे। क्या है वो? हमारा सॉफ्ट पावर है। IR में हम लिखते हैं ना बार बार, वही हमारा सॉफ्ट पावर है और स्ट्रेटेजिक एसेट है। तो इसके कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन यही हो जाएगा आपका कि स्टार्ट कैसे हुआ ये? इट स्टार्टेड एज ए ब्रूटल एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, जिसमें कि सेंचुरीज 200-300 साल, 200 साल तो निकल ही गए। उसके बाद क्या हुआ? इवेंचुअली इट गेव राइज टू, इन कॉलोनीज़ को आज़ादी मिली, इट गेव राइज टू न्यू कम्युनिटीज़। कैसे कम्युनिटीज़? मैंने आपको बताया, कल्चर्स का अमलगमेशन हुआ, और इंडो अफ्रीकन और इंडो कैरेबियन कम्युनिटीज़ इमर्ज हुई, जो कि काफ़ी रेजिलियंट थी, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। क्योंकि जो लोग ऐसे बहुत स्ट्रगल करके इमर्ज होते हैं ना, कोई एक कम्युनिटी, जैसे कि आप देखो इसराइल का एग्जांपल आप इसमें समझ सकते हो। इसराइल के लोगों ने सेकंड वर्ल्ड वार में कितना सफ़र किया, तो उस चीज़ को वो भूले नहीं है आज भी। उन्हें फाइनली दुनिया के एक छोटे से कोने में एक जगह मिली जहाँ के सारे यहूदी, सारे ज्यूश रह सकें। तो वहाँ पे जाके उन्होंने एक कंट्री बनाया, और ऐसा कंट्री बनाया कि बड़े बड़े कंट्रियों की हालत आज की डेट में ख़राब कर रखी है। क्यों? क्योंकि उनके पास्ट में ना बहुत ज़्यादा सफरिंग, टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन इन्वॉल्व है। तो ऐसी जो कम्युनिटीज़ होती हैं ना, दे इमर्ज एज ए रेजिलियंट कम्युनिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत। तो आप ये कह सकते हो कि गिरमिटिया की एक लाइन मैं आपको बता देता हूँ, कंक्लूजन में दे दिया है मैंने। देखो, ऐसे याद करके ना हमें कंक्लूजन में लिखना होता है, गिरमिटियास legacy is a profound tale of survival and
कल्चरल प्रिजर्वेंस। ये लाइन जो बच्चा लिख देगा ना कंक्लूजन में, उसका आंसर हजारों कॉपी से अलग हो जाएगा। ये एक, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम सेइंग दिस ऑन ए सीरियस नोट। गिरमिटियस लेगेसी इज ए प्रोफाउंड टेल ऑफ सर्वाइवल एंड कल्चरल प्रेजेंस। प्रोफाउंड मतलब जिसको बार बार बताया जा सके, जो पाया जाता है, मतलब एक सर्वाइवल की और अपने कल्चरल को संरक्षित रखने की और ज़िंदा रहने की एक कहानी है, एक मोटिवेटिंग कहानी है इनकी लेगेसी गिरमिटियस की। इसको अगर आप कंक्लूजन में लिख देते हो ना, तो बाकी बच्चों को अगर 4 नंबर मिल रहा है ना, तो आपको ऑब्वियसली 5 नंबर मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए हमेशा ऐसी लाइनें बचा के रखनी है, याद करके रखनी है। तो ये पीडीएफ इसका दे दिया है, पीडीएफ आप लोग देख लेना। मॉक क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। काला पानी जो मैंने आपको बताया, देखो एक टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन नहीं देखे तो फिर कोई मतलब नहीं है उस टॉपिक का, क्योंकि आप रिलेट नहीं कर पाओगे आपने क्या पढ़ा। एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ द टर्म गिरमिटिया। ऑरिजिन मैंने बताया, क्या बताया था ऑरिजिन का? पप्पू का पपुआ, ठीक है। तो इट इज़ ए करप्ट वर्ड, करप्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड एग्रीमेंट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट, इसका एक करप्ट फॉर्म है, ये इसका ऑरिजिन है। इंट्रो में लिख सकते हो कहीं। साइकोलॉजिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ काला पानी, ये हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। साइकोलॉजिकल क्या? डर। 3 लोग कुएं में गिरे हुए हैं तो वहाँ पे जात की भेदभाव या धर्म के भेदभाव ख़त्म हो जाता है। एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन एक ही कुएं में गिर जाएं तो वो भूल जाएंगे, ठीक है। वो सारे लोग एक दूसरे को हेल्प करेंगे अपने कास्ट बैरियर्स, रीजन बैरियर को छोड़ के, ठीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ काला पानी, डार्क वाटर्स, क्या था आप लिख सकते हो ना अपने लैंग्वेज में, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। डिस्कस वाई द इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम डिस्पाइट बीइंग बेस्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट वाज न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, मतलब एग्रीमेंट से ही शब्द की उत्पत्ति हुई है कॉन्ट्रैक्ट की, फिर भी उसको एक नए रूप में दास प्रथा ही कहा जा रहा है। क्यों? मैंने आपको बताया, डिसेप्शन, फॉल्स प्रोमिसेस, उनको स्टेट पे ही, मतलब खेतों में ही रखा जाता था, बैरक्स में, वुडन बैरक्स में। फिर विमेंस का एक्सप्लॉयटेशन होता था, वुमेंस को आधी सैलरी दी जाती थी। फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनहाइजेनिक सिचुएशन में भी रखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखोगे कि क्यों ये स्लेवरी ही थी। जहाजी भाई का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, और ब्रदरहुड ऑफ द बोट, जब 100 लोग एक बोट में ट्रैवल कर रहे हो, उन्हें पता है कि 20 लोग ही जिंदा पहुंचेंगे वहाँ, बाकी लोग मलेरिया से और किसी बीमारी से उनकी डेथ हो जाएगी रास्ते में ही। तो ब्रदरहुड, कास्ट बैरियर अपने आप टूट जाती हैं, और ब्रदरहुड ऑफ बोट यानी कि जहाजी भाई। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ऐसा हो गया कि प्रीलिम्स में, सॉरी मेंस में, ये मेंशन है, ऐसा ही लिखा हुआ है जहाजी भाई, 7 और 8 मार्क्स, क्या लगता है आपको कितने लोग अटेम्प्ट करेंगे इसको? लोग सोच में पड़ जाएंगे कौन है जहाजी भाई, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है। ध्यान रखना, जहाजी भाई का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। आइडेंटिफाई द की डिस्ट्रिक्ट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन बिहार रीजन। की डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिया, वेस्टर्न बिहार, भोजपुर रीजन लिख सकते हो इसमें आप, और ईस्टर्न यूपी। तो यूपी बिहार का बॉर्डर क्या है? यही बक्सर सासाराम आपका, ये जो रीजन है, तो वही हो गया भोजपुर रीजन। इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बता दिए आपको, बंगाल का फेमिन वगैरह, एक्सप्लोटे रियून ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, ये सब खत्म हो गया था, लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, तो इसीलिए मास रिक्रूटमेंट हुए। डुअल बर्डन ऑफ ऑपरेशन फेस्ड बाय वीमेन। हम जो भी टॉपिक करते हैं ना, देखो एग्जामिनर को क्या करना होता है यूपीएससी में या बीपीएससी में, उसको जब डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने होते हैं ना, तो ही विल आस्क एनी क्वेश्चन, उसमें एक वीमेन वाला डायमेंशन दे देगा, वीमेन वाला डायमेंशन दे देगा। उसे पता है कि आधे लोग इसको पूरे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि ये जो टॉपिक है, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, इसमें लोग ये मान के बैठे हैं कि हाँ यही पूछता है हर बार कि डिस्कस द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। इसमें अगर आपसे पूछ लिया ना 1857 का रिवॉल्ट और इसका क्या इम्पैक्ट था स्प्रेड में, या इससे ये पूछ लिया कि विमेन एजुकेशन को स्पेसिफिकली डिस्कस करिए, या ऐसे लोगों का नाम बताइए जो कंट्रीब्यूटर्स थे,
या ये पूछ लिया गया कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स का क्या रोल था, तो फंस जाओगे आप, यू विल बी ट्रैप्ड। और दूसरी चीज़, अगर लोग ये मान के रखे हैं कि 38 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑप्शन तो इतने सारे मिलते ही हैं, भैया कमीशन ने कहीं ये नहीं लिख रखा है कि आपको हम ऑप्शन देंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं लिख रखा है कि आपको हम 4 क्वेश्चन देंगे उसमें से आप एक ही करना, या आपको 5 देंगे उसमें से आप 3 करना, कहीं लिख रखा है? देखना आप एक बार नोटिफिकेशन। तो जैसे प्रीलिम्स में एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं ना, आप रेडी रहो, क्योंकि प्रीलिम्स तो इंसान हर बार दे सकता है, मेंस हर बार नहीं दिया जाता है। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि यूपीएससी में जो बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं बार बार, उनको नहीं पता होगा, यूपीएससी में बहुत आम बात है कि इस साल लड़के ने इंटरव्यू दिया, 8 नंबर से इंटरव्यू में फेल हो गया, लेकिन इंटरव्यू तो दिया, अगली बार प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। ये बहुत आम बात है, क्योंकि बहुत डायनेमिक होता है यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर। लेकिन बिहार में क्या होता है, एक बार जिसका लेवल पहुंच गया है प्रीलिम्स तक का, वो हर बार प्रीलिम्स देता जाता है, प्रीलिम्स देता जाता है, पास होता जाता है, उसे पता है कि हमें मेंस तो लिखना ही है। लेकिन इस साल का जैसा पैटर्न है ना, अगर ऐसा ही पैटर्न रहा बीपीएससी के प्रीलिम्स का, तो आप चीज़ याद रखना है कि बिहार में भी आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने इस बार बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है, अगली बार प्रीलिम्स में फेल हो गए। समझ गए मेरी बात? तो इस कहानी का सार ये था कि हर बार मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा माइनर सा ब्लंडर हो गया, पैटर्न में कुछ शिफ्ट आ गया, तो आपका एक मेंस ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो तैयारी है ना, उसको हॉलिस्टिक करो, हॉलिस्टिक प्रिपरेशन रखो अपनी। बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च नहीं करना है, लेकिन जो सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन है इतनी चीज़ें करके जाओ। विमेन का कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था। लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखे, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन देखो। व्हाट वर द कंपेलिंग रीजंस बिहाइंड ओवरसीज माइग्रेशन फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया? डिस्कस कर चुके हैं हम सारा, जो भी सोशियो इकोनॉमिक रीजंस थे। पॉलिटिकल रीजन कम थे, सोशियो इकोनॉमिक ही थे बेसिकली। हैवी रिक्रूटमेंट फ्रॉम बिहार एंड ईस्टर्न यूपी। दूसरा, एनालाइज द कॉम्प्लेक्स। देखो बिहार और ईस्टर्न यूपी से इसलिए भी था ना कि यहाँ पे पूरी की पूरी जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, आज भी आप जाओगे तो देखोगे एग्रेरियन कम्युनिटी ही है वहाँ पे, है ना। एनालाइज द कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज, इसमें कंसिक्वेंसेज डिस्कस करने हैं। हाउ डिड द रेसिस्टेंट मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय गिरमिटियास कंट्रीब्यूटेड टू द ब्रॉडर स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? गांधी वाला एंगल इसमें देंगे आप, ठीक है। हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो इनके लिए चिंतित थे, बराबर डिमांड उठाते रहते थे, वो दोगे, है ना, कि दे कीप रेजिंग इश्यूज रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ गिरमिटियास। ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ अनफ्री लेबर सिस्टम इन इंडिया। ट्रेडिशनल स्लेवरी जो कॉलोनियल बिहार में थी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब ये क्या हो गया भाई, स्लेवरी थी एक सिस्टमेटिक फॉर्म में हो गया 1833 के बाद। डिस्कस द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम ऑन इंडियाज मॉडर्न ग्लोबल डायस्पोरा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लिखने का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, यू कुड राइट सो मेनी थिंग्स। एग्जामिन हाउ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, मतलब परमानेंट सेटलमेंट वगैरह कैसे एग्रेरियन डिस्ट्रेस आया और कंसिक्वेंटली वही लेबर माइग्रेशन का एक कारण बना कॉलोनियल प्लांटेशन के लिए। तो 5 क्वेश्चन ये लॉन्ग है और 5 शॉर्ट है, इसका आंसर आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, अर्पण जो करंट अफेयर का कोर्स है ना, इसके देख लो आप थोड़ा सा, इसकी डिटेल्स। इसमें मैंने एक नोबल फीचर किया है, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम में, 1 साल के बाद होगा, तो ये इसकी वैलिडिटी 72वें प्रीलिम्स तक रहेगी। और देख लो आप लोग, ये मुझे बाद में मत कंप्लेन करना कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसको स्पेसिफिकली आप लोग पढ़ लें। जो पहले 50 बच्चे हैं उनके लिए मैंने कैप दे रखा है 75% ऑफ का, ठीक है, 999 है। और जो इसके बाद जो दूसरे 50 बच्चे होंगे उनके लिए भी 50% ऑफ है, 1999 है। और 100 एडमिशन्स एक बार हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल का कोर्स है ये, इसमें तो एडमिशन्स होते रहेंगे अभी प्रीलिम्स तक, तो उसके बाद इसकी फ़ीस इतनी ही रहेगी। प्रीलिम्स के 3 महीने पहले अगर आप एडमिशन लोगे तो फ़ीस इतनी ही रहेगी, ठीक है, ये कम नहीं होगी, क्योंकि ये साल भर का कोर्स है। इसमें पता नहीं अभी कितने लेक्चर्स बनेंगे और कितने पीडीएफ्स बनेंगे। इसमें क्या मिलेगा आपको, पीडीएफ या वीडियोस में क्या क्या मिलेगा, पीडीएफ्स कौन से मिलेंगे और वीडियोफ कौन से मिलेंगे। 3 लेक्चर होगा। लेक्चर को समझिए कैसे होगा लेक्चर, देखो आपने देखा होगा मैं डेली एक कैट्स करके एक सीरीज़ में दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, ये नया भी टेस्ट एंड ट्रायल स्टेज पे चल रहा है। डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे फ्री में सभी बच्चों को दिया जाएगा
करंट अफेयर टुडे समरी, मतलब आज का जो करंट अफेयर है उसके समरी, उसमें 10 12 15 जितने भी रेलेवेंट होंगे आर्टिकल्स होंगे, और 6 7 10 एमसीक्यूज़ जितने भी उस दिन के रेलेवेंट मिल जाए एमसीक्यूज़ होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ इंग्लिश में नहीं, ये हिंदी में भी मिलेगा और डेली मिलेगा पर डे टेलीग्राम पे। अभी इसलिए नहीं मैं दे रहा हूँ क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन को लेकर ना थोड़ा सा इशू चल रहा है, और ट्रांसलेशन हम मैनुअली नहीं करना चाहते क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। तो हम ट्रांसलेशन के लिए ना कुछ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन ए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो कि हाई एंड का ट्रांसलेशन दे सके, गूगल ट्रांसलेट वाला ट्रांसलेशन नहीं, उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे पेड सॉफ्टवेयर हैं हाई एंड के जो कि बहुत उच्च स्तर का, जैसे कि सरकारी डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन होती है उस लैंग्वेज का हिंदी ट्रांसलेशन करके, तो ये 4 से 5 दिनों में हमारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो वंस इट गेट स्ट्रीमलाइन, इंग्लिश में और हिंदी में सेपरेट पीडीएफ्स आपको मिलेंगे डेली। ये फ्री में मिल जाएगा, साल भर मिलेगा, इसके लिए किसी को कुछ भी बाय बाय करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया। अब उसके बाद देखो जो चीज़ें यू विल बी प्रोवाइडेड विथ इन दिस अर्पण कोर्स। अर्पण कोर्स के लेक्चर्स हैं, पहले बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, आप जाके उसमें चेक कर सकते हो क्या अप्रोच होता है, क्या क्वालिटी होती है, कैसे हम उसमें चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना बच्चों इन चीज़ का, ठीक है। पहले 50 बच्चों के लिए 999 है, दूसरे 50 बच्चों के लिए 50% ऑफ है, उसके बाद कोई ऑफ नहीं है। वीकली कंपाइलेशन ऑफ पीआईबी हाइलाइट्स, क्यों? क्योंकि इस बार का जो प्रीलिम्स था ना उसमें बहुत सारे पीआईबी डिराइव्ड क्वेश्चन थे। वैसे मेरी आदत है पीआईबी में कवर करता हूँ और सोर्स में वहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये टॉपिक जो है मैंने पीआईबी हाईलाइट से पिक किया है। लास्ट ईयर भी मैंने यही किया था, यही कारण है कि कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, है ना। पीआईबी से वन लाइनर नहीं बनता है, वहाँ से एनालिटिकल चीज़ें ही बनती हैं। एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक चीज़ मैंने ध्यान दिया है, ये बच्चों के लिए भी ट्रू है और टीचर्स के लिए भी जो बिहार में पढ़ा रहे हैं। देखो ये चीज़ तो मैं भी जानता हूँ कि जब तक 3 साल लगातार ऐसा ही पैटर्न नहीं आएगा ना, तब तक बच्चे और टीचर आश्वस्त नहीं होंगे कि बीपीएससी अब एनालिटिकल हो चुका है। अभी भी लोग ऐसे ख्वाब संजोए हुए हैं, अरे एक बार का था, अगली बार फिर वैसा ही आ जाएगा वन लाइनर, ग्रुप डी वाला, रेलवे वाला। आप रिस्क ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं उस चीज़ में नहीं यकीन करता। मैं तो जो लास्ट पेपर है उसी को अपना क्राइटेरिया मानता हूँ। तो जो इस साल का पेपर है उसी को हम लेके चलेंगे। पीआईबी हाइलाइट्स के वीकली कंपाइलेशन आपको मिलेंगे, एक हफ्ते में जितने हाइलाइट्स होंगे संडे को उसका कंपाइलेशन करके 4 5 10 जितने भी पेजेस में रेलेवेंट मटेरियल मिले वो। दूसरा, योजना और कुरुक्षेत्र का मंथली कंपाइलेशन मिलेगा। योजना और कुरुक्षेत्र गवर्नमेंट रिसोर्स है पब्लिकेशन डिवीज़न का, और एक हाईली क्रेडिबल सोर्स है किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो आपको इसमें हम मंथली कंपाइलेशन देंगे, सब्जेक्टिव नहीं, पॉइंट वाइज में, प्रीलिम्स स्पेसिफिक। क्योंकि ये जो मैगजीन है ना, स्पेशली कुरुक्षेत्रा, इट इज़ फुल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड डाटा एंड फैक्ट। कुरुक्षेत्रा में क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स, उससे रिलेटेड डाटा और फैक्ट्स। तो इसका एक कंपाइलेशन करेंगे ब्रीफ में। बिहार न्यूज़ का मंथली कंपाइलेशन करेंगे। मैं डेली बेसिस पे बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ वही पढ़ाता हूँ जो कि इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू जैसे न्यूज़ में आते हैं, जो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण या फिर बिहार की वेबसाइट से निकालना है हमें, तो उसका एक कंपाइलेशन बनाएंगे मंथली बेसिस पे या फिर फोर्टनाइटली कर लेंगे 15 दिनों में। ये जो 3 लेक्चर्स होंगे ना पर वीक, इसको मैंने इसलिए पर वीक 3 लेक्चर्स रखा है। देखो, आई डू नॉट बिलीव इन टीचिंग द डेली करंट अफेयर्स, क्योंकि इट इज़ ए कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम। डेली करंट अफेयर हैं, कुछ लोग सुबह 7 बजे आके पढ़ाने लगते हैं डेली करंट अफेयर। सुबह 7 बजे उस दिन की तो शुरुआत ही हुई है। अभी जो दिन भर की घटनाएं हैं वो तो रात के 10 बजे तक होंगी, क्या पता शाम को ईरान पे हमला कर दे यूएसए। तो किस दिन का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, गॉड नोस। तो मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं करता हूँ कि डेली सुबह 7 बजे और 8 बजे डेली करंट अफेयर पढ़ाओ। एक हफ्ते का जो करंट अफेयर है ना, एक हफ्ते का जो करंट अफेयर है, इसको हम कैसे करेंगे, थीम बेस्ड कवरेज कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, लास्ट 1 वीक का जो करंट अफेयर है, अर्पण का अभी 3-4 दिनों में अर्पण की लेक्चर्स हो जाएंगे स्टार्ट। एक वीक का जो टोटल करंट अफेयर है, डेली पीडीएफ आपको मिल ही रहा है, पीडीएफ थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा। अब एक वीक में जितने साइंस के न्यूज़ थे उसका एक कंप्लीट सेशन बना दिया, ठीक है, एक सेशन बना दिया 1 घंटे का,
या 45 मिनट्स का, जितना भी रिक्वायर्ड है। जितने पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर थे उनका एक सेशन बना दिया। ओके, जितने इकोनॉमी के टर्म्स वगैरह जो भी न्यूज़ में रहे उनका एक सेशन बना दिया। तो इस तरीके से करंट अफेयर को मैं कवर करता हूँ। ऑलवेज आई गो थीम बेसिस, क्योंकि डेली पढ़ाने पे सिर्फ टीचर का ही नहीं, बच्चों का भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि फिर होता क्या है ना कि थिंग्स गेट रिपीटेड। आज जो करंट अफेयर में आया कल भी वही आएगा। कई सारी चीज़ें रिकरिंग होती हैं, उसमें से कई चीज़ें परसों भी आएंगी। उसमें डेवलपमेंट होते रहते हैं। तो आप हर दिन ऐड करोगे, कल बच्चे मैंने वो पढ़ाया था उसमें ये नई घटना हो गई, उसको ऐड कर लो। दैट इज़ अ कम्बरसम टास्क ना। तो बेटर है कि हम वीक का या 10 डेज़ का कंपाइलेशन करके एक साथ पढ़ाएं। डेली प्रैक्टिस MCQ आपको PDF में ही मिल जाएंगे। ठीक है, एक इसमें है कि मंथली करंट अफेयर की मैगजीन कंपाइलेशन मिलेगा। ये अर्पण कोर्स का बता रहा हूँ मैं सारा। ये अर्पण कोर्स में आपको मिलेगा, इसका PDF मिलेगा, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा। और 2-3 मंथ्स के बाद मे बी आपको इसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाए। और अभी फ़िलहाल देखो PDF तो आपको मिल जाएगा, और हम कोशिश करेंगे ना कि इसका PDF कुछ जो प्रोमिनेंट बुक शॉप्स है वहाँ पे प्रोवाइड करवा दें, ताकि बच्चों को ज़ेरॉक्स वगैरह इसका ईजिली मिल जाए। 1-to-1 मेंटरशिप है, इसमें जो भी 50, 100, 150 बच्चे रहेंगे दे विल ऑलवेज हैव एक्सेस टू मी। दे कैन कॉल टू मी, दे कैन टेक्स्ट मी और मेल मी एट वट एवर सुटेबल टाइम दे विश टू। हर हफ्ते एक लाइव सेशन होगा टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे या फिर हमारा जो लर्निंग ऐप है रहता है इसका, उस ऐप पे एक लाइव सेशन होगा हर हफ्ते। प्रीलिम्स के पहले जो हम टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे वो इसीलिए मैंने फ़ीस इतनी रखी है 3999। आप समझ रहे हो मेरी बात। प्रीलिम्स के पहले टेस्ट सीरीज़ भी तो होगा इसका फुल, जिसमें कि 10-15 जितने भी टेस्ट होंगे। तो एट दैट टाइम यू डोंट हैव टू बाय द टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ इसी का हिस्सा रहेगा। एक फ़ीचर ये है कि आप जो जीमेल प्रोवाइड करोगे ना अपना ईमेल, तो हर दिन एक फ़िक्स टाइम पे, जैसे 10 बजे बताया है तो 10 बजे ही आपके ईमेल पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर का जो होगा। ये था टोटल अर्पण का। आप ध्यान देना, जो पहले 50 बच्चे हैं, ये 4000 का कोर्स है। यू कैन ग्रैब इट इन 1000, बाद में कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। ऐसे का कोर्स है, इसके भी स्टार्टिंग है। 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के बाद अगला वीडियो आपको यूट्यूब पे वही मिलेगा। इसका तो मैं सारा कुछ बता ही चुका हूँ ऐसे का। आप इसका पहला ओरिएंटेशन का वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अनुशीलन मेन टेस्ट सीरीज़ में जिन बच्चों को नहीं मिल पाएगा एडमिशन, 50 बच्चों की लिमिट है और 39 और 40 एडमिशन इसमें हो चुके हैं। 10 एक एडमिशन के बाद इसको फ्रीज कर देंगे। तो बाकी के जो बच्चे हैं, आप इसमें मॉड्यूल्स हैं छोटे छोटे, जैसे सिर्फ करंट अफेयर का लेना है तो ये है सिर्फ पॉलिटी का। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, डिटेल्स मैंने दी हुई है इसमें। ठीक है, आज का सेशन भी लंबा हो गया। अगले सेशन से मैं कोशिश करूँगा कि एक टॉपिक है ना उसको हार्डली 30 to 35 मिनट्स में वाइंड अप कर दें। अभी क्या है, कोर्सेस टेस्ट एंड ट्रायल में चल रहे हैं ना, बहुत सारी चीज़ें। इसका PDF वो कब लॉन्च होगा, तो बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बच्चों को देनी होती है। 2-3 वीडियोस में और मैं थोड़ा सा जाऊँगा डिस्क्रिप्टिव, एक बार आपका रिजल्ट आ जाए। देखो, अगर हमारे पास टाइम दिया है कमीशन ने, मार्च अप्रैल तक का टाइम दे दिया है, तो रेक्टिफिकेशन क्यों करना है। यही चीज़ मैं आपको 1 महीने में भी पढ़ा सकता हूँ पूरा। लेकिन अगर मुझे टाइम मिला है 3.5 मंथ्स का, तो मैं बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊँगा। इतनी डिटेल से पढ़ाऊँगा कि अगर आप बस एक लेक्चर को तसल्ली से सुन लो, PDF ना भी पढ़ो, तब भी स्टिल यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग। और जो बच्चे, देखो बिहार के, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। बिहार के बच्चों के साथ समस्या है, उनका सारा ध्यान इसी में रहता है। कट ऑफ कब आएगा, प्रीलिम्स का डेट क्या है, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट का डेट क्या है, मेंस का एडमिट कार्ड कब आएगा, मेंस का डेट कब रिलीज़ होगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक भी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। ये सब कमीशन का प्रेरोगेटिव है, कमीशन डिसाइड करता है। और आप जितना भी एनर्जी अपना और टाइम इन सी चीज़ों पर रिसर्च करने में वेस्ट करते हो ना, आप अंडमान में या मार्स में तो रहते नहीं। जिस दिन कट ऑफ आएगा, जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, जिस दिन मेंस का एडमिट कार्ड आएगा, आप नहीं देखोगे, कोई ना कोई आपका फ्रेंड फ़ोन करके बता देगा कि एडमिट कार्ड चेक कर लो, प्रीलिम्स का रिजल्ट चेक कर लो। तो वाई टू वेस्ट टाइम ऑन दिस यूजलेस थिंग्स। ये है थोड़ा बिहार के बच्चों के साथ। आप 2 घंटे मेहनत करके किसी टॉपिक पे एक डिटेल लेक्चर बनाओ, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक है, कल मैं एक वीडियो बना देता हूँ कि प्रीलिम्स का कट ऑफ 80 नहीं जाएगा, 120 जाएगा। आप देखना लोग कैसे पागल हो जाएंगे उस वीडियो के पीछे,
हमें भी देखना है 120 क्यों जा रहा है। ये यूजलेस चीज़ें हैं, टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं। एंड इफ़ यू थिंक दैट यू बिलोंग टू दैट ग्रुप, कि जैसे बच्चे मैं चाहता हूँ, कैसे बच्चे जो रैंक प्रोड्यूस कर सकें, तो बच्चों इन चीज़ों में ना अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। टोटली अनप्रोफेशनल अनप्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये। उन चीज़ों पे काम करो जो आपके हाथ में है। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है ना, जो कमीशन की जिम्मेदारी है, उसके पीछे आप अपना दिमाग और अपना टाइम मत वेस्ट करिए। कल इसके बाद ऐसे का सेशन आएगा, और उसके बाद ये हिस्ट्री का था ना, एक और करंट अफेयर का कर लेंगे, ईरान इजराइल या ऐसा कुछ, एक और करंट अफेयर का सेशन कर लेंगे। अनुशीलन के बच्चे देख लो, अनुशीलन आपका क्लोज होने वाला है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।